अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, ये बड़ा मुश्किल होता है भाग भाग के आकर उसके बाद जो दिमाग में होता है वो सब कुछ आपके सामने बोल देना। लेकिन वही वाली बात है, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आता है, आपके लिए शो करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए ऑटोमेटिकली आमद हो जाती है हर चीज़ की जो मुझे बोलना होता है आपसे। हर लड़की, हर औरत, मैं लड़की इसलिए नहीं बोल रही कि फिर ट्रोल करेंगे आप, लड़की बोल रही है अपने आप को। हर औरत जो है वो अपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है बचपन से लेकर जब तक वो कब्र में जाती है। अब जब वो पैदा होती है तो उसका रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसकी माँ से, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत उसको कुछ समझ आने लगता है तो अब्बा से भी रिलेशनशिप डेवलप होता है, और फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में उसके लोग करीब करीब आते जाते हैं। उसके बड़े बहन भाई जो उससे पहले से मौजूद होते हैं उसे वेलकम करते हैं और फिर उनसे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। फिर खालाएँ, फूफियाँ, देवर, मतलब देवर तो अम्मी के हुए, चाचा, मामू, मामी, जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं उनसे रिलेशनशिप डेवलप होता है। किसी से बहुत दोस्ती होती है, किसी से बहुत खौफ होता है, किसी से इमोशनल अटैचमेंट होती है। ये सारी जो इमोशंस हैं हमारे, ये हर हमारे आसपास के लोगों से अलग अलग होते हैं, और हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी, यानी जो हमारी शादी होगी, तो ये जो एक सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, दुल्हन, रुखसती, जेवर, हमें फूलों के बिस्तर पे जो है हर चीज़ ले जाके पेश की जाती है, लेकिन उस फूलों के बिस्तर पे कांटे भी होते हैं। और हमें ये नहीं बताया जाता, फैंटेसी में रखा जाता है कि जैसे ही हमारी एक्चुअल लाइफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी, सो हमें बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, उनके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही ज़िंदगी नहीं गुजर जाती, और ये बात बहुत सारी लड़कियां जो नहीं समझ पाती वो परेशान हो जाती हैं, एक नए रिश्ते में कदम रख के बहुत परेशान हो जाती हैं। मुझे याद है जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, कुछ लड़कियों को बाकायदा सब बड़े बुजुर्ग आके पट्टियाँ पढ़ाए करते थे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और कुछ माएँ ऐसी होती थी जो अपनी बेटियों को कुछ नहीं सिखाती थी, सिर्फ किचन में ये कर लो बेटा, वो कर लो। लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिक्स, जो जब आप मिलजुल के रह रहे होते हैं घर में, थोड़ी सी समझदारी उस हवाले से कि आपने अपने रवैयों को कैसे रखना है, आपने किसका कब जवाब देना है, कब जवाब नहीं देना, ये सब चीज़ें नहीं पता थी लड़कियों को, और वो सब अपने एक्सपीरियंस से सीखती थी। तो उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए उनको लग जाते थे सालों, और उन सालों में कभी कभार आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते थे, कभी मियाँ से ख़राब, कभी नंद से ख़राब, कभी सास से ख़राब। सो जब हर चीज़ की रिसर्च आजकल लोग करने लगे, किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे होते हैं उसकी रिसर्च, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं उसकी रिसर्च, कोई नई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं, गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं, घर ख़रीद रहे होते हैं, कपड़ा ख़रीद रहे होते हैं, उसकी भी रिसर्च करते हैं। ज़माना इतना बदल गया है कि आपको हर चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में ऐड इन करना चाहते हैं उसकी रिसर्च करना एक मस्ट सी चीज़ हो गई है। वो नहीं था मेरी अम्मी के ज़माने में, नहीं था उनकी अम्मी के ज़माने में, नहीं था। अम्मा अब्बा ने जहाँ शादी कर दी बस वहीं के हो लिए, और उसके बाद ससुराल के साथ कैसे बेयर करना है ये बात जाके बहुत देर में समझ आती थी, कैसे उनके साथ चलना है, कब हंसना है, कब बोलना है, ये थोड़ी कैलकुलेटेड चीज़ें आपको रिसर्च से आती हैं। सो आजकल के नौजवान नस्ल बहुत समझदार है, मतलब कि अगर आप कहेंगे कि हमारे जब हम उस एज में थे हम नहीं थे, पर हमारे बच्चे समझदार हैं, हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी वो कहते हैं ना कि टीचर है, गूगल है, जिससे वो बहुत सारी रिसर्चेस कर लेते हैं। मगर गूगल के पास भी वो जवाब नहीं जो आज मैं आपको अपने शो पे यहाँ थोड़ी सी टिप्स देने वाली हूँ। शादी के बाद, अगर मैं कहूँ शादी के बाद ऑफिस लाइफ है, वो रिसर्च से आपको मिल जाएगा। शादी के बाद बच्चे पालने हैं, वो रिसर्च से आपको मिल जाएगा। शादी के बाद अपने रिश्तों को कैसे लेके चलना है, वो कोई गूगल आपको नहीं बता सकता, वो आपको वो बताएंगे लोग जो खुद वो पूरी ज़िंदगी का एक जो पूरा वो प्लेटफॉर्म है वो गुजार कर यहाँ तक पहुँचे।
जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको आगाह करेंगे, क्योंकि अगर आपका अपना खून, आपकी अम्मी, आपकी खाला, आपकी पुप्पी ये सब आपको बताएंगी तो शायद वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी चीज़ें। मगर अगर कोई तीसरा शख्स जो आपसे रिलेटेड नहीं होता वो कुछ कहता है तो कभी कभार बात दिल पे लगती है। सो आइए, ये जो रिसर्च आपको गूगल पे नहीं मिलेगी उस रिसर्च से आपको अपने प्रोग्राम में आगाह करें और आपके वो खूबसूरत साल जिसे हनीमून पीरियड कहते हैं उसको हनीमून पीरियड ही रहने दें, कोई और पीरियड ना बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको जैसे मैंने बताया कि वो चीज़, वो रिसर्च जो आप गूगल पे नहीं कर सकते, किसी किताब में नहीं पढ़ सकते, वो रिसर्च बेसिकली हमारी ज़िंदगियों की मदद से आपको हम दे सकेंगे थोड़ी सी टिप्स, जिस तरह हम अपनी बहनों को देते हैं, हम अपनी दोस्तों को देते हैं, या हमसे छोटी कोई भी जिसकी जो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रखने वाली हो वो आती है और मशवरे मांगती है। तो जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। तो अगर आपको यहाँ 4 ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगियाँ काफ़ी हद तक गुजार रहे हैं, किसी ने शुरू किया है, जैसे मैंने कहा हर चीज़ में काम करना पड़ता है, तो इस रिश्तों में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें नहीं बताते, वो बस हमें सिखा देते हैं रंगून वाला हॉल जाओ, जाके चाइनीज़ पकाना सीख लो, ये कढ़ाई और सिलाई सीख लो। मगर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये हमें गिर पड़ के ठोकरें खा के खुद आता है। लेकिन अगर कोई ठोकरें खा के सीख कर आपके सामने बैठकर आपको एक हाथ मशवरा दे दे, सो कभी ना कभी किसी के ऊपर वो सूट कट जाता है और वो आप अपने गिरा में बांध सकते हैं, दुपट्टे की गिरा में। सो मेरे पास आज यहाँ 3 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। निदा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मशवरा देने वाली नंबर 1। हाँ, नंबर 1 मशवरा। महाम आमिर शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपकी तो अभी नई नई जर्नी शुरू हुई है। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी, इतने अच्छे अच्छे लोग एडवाइसेस देने के लिए बैठे हैं। आई एम पिक्ड फॉर दिस एंड आई एम रियली। लेकिन आपकी अलग एरा में शादी हुई है ना, तो साइड हमें अलग मशवरे मिल सके। हम लोग अलग एरा से हैं। फिर यहाँ गजल सिद्दीक हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या आप अपने YouTube पे भी ये मशवरे देती हैं कि ज़रा अच्छी लाइफ गुजारने के लिए सास को कैसे खुश करना है, नंद को कैसे? सास नंद के लिए तो नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप जब अपना ख्याल रखेंगे, अपनी वेलबींग का ख्याल रखेंगे तो आपके मूड्स अच्छे रहेंगे, आपकी फैमिली अच्छी रहेगी। तो ये बड़ा पर ये एक नया टॉपिक है। हाँ। आपको आपके पता तो होंगे मशवरे, लेकिन अभी आप 3 लोगों से और मशवरे लेंगे। लेकिन ये कि मैंने जो जितनी जिंदगी गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो ससुराल में रिस्पेक्ट रही है, प्यार करने वाले लोग मिले और उसी तरह से प्यार बांटा, तो वो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस, अब आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट बट ये कि अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हम बता सकते हैं। वो जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग ही होते हैं। बिल्कुल, वो बता सकते हैं। हाँ, वो जाहिर है आपकी बड़ी बहनें होती हैं, आप उनको देखते हैं, कभी कभार आप उनको मिसाल बना लेते हैं कि उनके मियाँ ऐसे हैं तो आपके मियाँ भी वैसे होने चाहिए, उनकी सास ऐसी हैं तो अगर वो अच्छी होती तो आप फिर उन्हीं को एक पैमाना बना लेते हैं। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको हर पिक्चर जो है वो सही नज़र नहीं आती। जैसे इंस्टा स्टोरीज हैं और हम देखते हैं वाह क्या लविंग कपल है, लवी डबी कपल है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। घर जाके दोनों आपस में लेकिन वैसे निदा मैं बात बताऊं कि जब हम अपने मशवरे बताते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने ये खाई, तो तुम्हें सर में दर्द हो रहा तुम भी ये खा लो। ऐसे ये मशवरे जब तक कि आप पूरा सिनेरियो ना सुने, आपको वो एग्जैक्टली वो मशवरा किसी अगले पे फिट आता नहीं है। हर इंडिविजुअल के अपने हालात होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम आज जनरल से बातें करेंगे अपनी। पता है होता क्या है, जिंदगी ना एक पजल है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसकी ये बात मेरी उस खाली पजल में बिल्कुल फिट बैठती है, सो मैं काफ़ी दिन तक सुकून में रहूंगी। अगर मुझे लगेगा कि इनकी वो बात मेरे उस सिचुएशन में, पजल में फिट बैठती है, इंडिविजुअल का काम ही होता है कि उसने फिल्टर करनी है अपनी आसपास की बातों को कि कौन सा उसके ऊपर लागू होती है। हर चीज़ हर किसी के ऊपर नहीं होती, सूट नहीं करती। जैसे हर कपड़ा आपके ऊपर सूट नहीं करता, हर कलर, कपड़ा, कट सेम, उसी तरह हर खाना किसी को किसी से एलर्जी होती है, किसी को किसी से एलर्जी। बिल्कुल ऐसे। सो वही वाली बात है। सो पहला जो इशू है, जनरल इशू, वो हम उनको इनवाइट करते हैं, फिर हम
चारों अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कोई ना कोई एक मशवरा तो दे पाएं। जी, पहला मसला क्या है, आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम थोड़े से अनीसा जोर से शफ़ी बोले। है। मेरा नाम अनीसा शफ़ी है और मैं एक सास हूँ। वैसे तो मेरी इकलौती बहू है और बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बस एक इशू है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। वो ये इशू है कि वो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठती हैं। तकरीबन 12 बजे के टाइम उठती है, जिस वक्त खाने का टाइम होता है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं बहुत प्यार से समझाया उन्हें कि बेटा जल्दी से उठा करो, ताकि सुबह में नाश्ता करो और अपने जो भी काम है वो निपटा लो, लेकिन वो सुनती नहीं है, वो सिर्फ अपनी मदर की ही मानती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि घर में कोई बदमज़गी भी ना हो और वो मेरी बात को समझ जाए। तो मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ इस शादी को मसले कितना का अरसा हो गया है? शादी को 1 साल हो गया है। कोई बात नहीं, अभी उसका हनीमून पीरियड है, गुजार हमारी बहू को 3 साल हो गए हैं। उनसे पूछ लीजिए उनकी कोई अपनी बेटी है? हाँ, आपकी कोई अपनी बेटी है? वो चली गई। चली गई। अब हमने बस डिस्कस करना है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरी शादी हुई थी तो क्योंकि हम लोग रात को देर तक जागते थे, हमारी ये फील्ड है ज़ाहिर है, और फिर मेरा भी यही इशू था, मैं देर से उस वक्त उठती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी देर तक सोते थे। और जो पहली प्रॉब्लम हुई थी मेरे लिए भी यही थी कि वो सब सुबह अर्ली राइजर्स थे और हम लोग देर से सोते थे, और फिर उसके बाद जो है वो देर से उठते थे। ये मेरा issue मैंने होता है। आप जो पूछ रही थी ना कि मैं YouTube चैनल पे ये मशवरे देती हूँ, मैंने YouTube चैनल पे कुछ छोटे छोटे सी शॉर्ट फिल्म्स रखी थी जो कि मैंने खुद बनाई थी, मैंने उसमें काम भी किया था। उसमें एक सिनेरियो मैंने ये दिखाया था कि जब आप रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो क्योंकि हमारे पास नॉर्मली अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, तो जो सास होती है या नंद होती है वो अपनी भाभी ढूंढने जाती है, तो उसमें वो इतनी एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि उसको खाना भी पकाना आता है, उसको घर की सफाई भी आती है, उसको ये भी आता है, उसको ये भी आता है। तो मतलब कि आप पहले ये सोचें कि आपको नौकरानी चाहिए या आपको बहू चाहिए, ठीक है, वन शुड बी वेरी क्लियर। और दूसरी बात ये होती है कि वो जैसे 1 साल हुआ है और जैसे आपने अपना सिनेरियो बताया, हो सकता है वो लड़की काम करती हो, उसका कोई इस तरह का काम हो कि वो ऑनलाइन हो ऐसा, या जिसमें वो ज़्यादा लेट आवर्स में काम करती हो। टाइम लगता है, दूसरे घर में आके आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। बिल्कुल। और बच्चियों की, क्योंकि माँ बाप के घर में जो रूटीन बनी हुई होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी सी पैम्पर्स होती हैं, बच्ची हैं। नहीं, हम लोग भी अपनी बेटी आपको क्या लगता है कि देखिए डिसिप्लिन तो हर चीज़ में ज़रूरी है। जब आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं तब उनका एक डिसिप्लिन होता है कि आपको इतने बजे पहुंचना। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन ये लड़की खुद रियलाइज करेगी ना, आपको कहने से कुछ नहीं होगा। आपके कहने से घर में फसाद होंगे, एक दूसरे पे बदमज़गी होगी, बात नहीं करेंगे आप लोग। जब तक बच्ची खुद रियलाइज नहीं करेगी ना, ये काम मामले ठीक नहीं होगा। और लेकिन फिर घर का डिसिप्लिन नहीं खराब होगा कि अगर वो 12 बजे सो के उठ रही है, जाहिर है सबकी तो वो उसके जिम्मेदारियां होती हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है ना, हस्बैंड को चाहिए ना, सास या नंद उनका काम नहीं है। हाँ। ठीक है, आप किसी की बेटी को लेकर आते हैं या उसको उस हिसाब से आप उसको टाइम भी दें, उसको रखें भी उस हिसाब, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ का है कि और निदा husband पता उसको क्या होता बोले। है कि हम किसी को, बच्चे को भी अगर हम उससे शिकायत करेंगे ना कि तुमने घर कमरा साफ नहीं किया, तुमने ये चीज नहीं उठाई, तुमने, तो वो एक अलग बोर्ड में चला जाएगा। अगर करेगा हम ही नहीं, वो उसको जिद में आ जाएगा। अपनी ज़रूरत बताएंगे, अगर मैं अपनी बेटी को ये कहूँ, बेटा अगर जब घर साफ होता है ना, तुम्हारा कमरा साफ होता है, मुझे इतना अच्छा फील होता है, मेरा पूरा दिन मूड अच्छा रहता है, हमें ज़्यादा टाइम मिलता है एक साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का, वट। तो अगर उसकी जगह मैं अपनी बेटी को ये कहूँ, तुम सारा वक्त गंद करते हो, ये क्या तरीका है, तुम अभी से ये करते हो तो आगे चल के क्या करोगे, तो बिल्कुल समझने वाला भी बिल्कुल डिफरेंट तरह से समझता है। तो ये कहने का अंदाज भी ज़रा डिफरेंट होना चाहिए, तो वो अगला उसको रिसीव भी उसी तरह से करेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना, नॉट दैट आई एम टेकिंग एनीबडीज एग्जांपल, या मैं अपनी तरफ से नहीं, वैसे ही बोल रही हूँ, शायद प्रॉब्ली आप लोग अग्री करें, हमारे यहाँ ये एक फिनोमेना ऐसे बना हुआ है कि अगर बहू घर आई है ना तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कि वो सुबह उठते ही वो बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल एक्सेलेंट होनी चाहिए, वो हेड टू टो बहुत अच्छी भी लगे, वो घर की चीज़ें भी कर ले, मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा, और कुछ अननेसेसरी। मैं ये नहीं बोल रही कि सुबह उठना गलत बात है या देर तक सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका एक रूटीन होता है, आपका एक अच्छा माहौल बना होता है, घर का एक तरीक़ेकार है, उसको आपको फॉलो करना ठीक है, अच्छा है। लेकिन वही आपको वाली बात कि उसको टाइम देने की भी तो ज़रूरत है ना। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि जी मेरी बहू सुबह उठी है और देर से क्यों नहीं उठी, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ ऑन द क्लॉक,
तो उसको भी उठना चाहिए। नहीं, आप इस घर में इस रूटीन में कब से रहते हैं, वो रहते हैं, एक और रूटीन से आई है ऑब्वियसली, शील टेक टाइम। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जी शादी हुई है और होते ही अगले दिन से एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई कि जी ये तो सुबह 7 बजे उठ के मुझे नाश्ता देगी और ये तो सुबह 6 बजे उठ के ये करेगी। पर सैडली आई थिंक टाइम देने की जरूरत है। वाई आई सेड कि उनकी अपनी बेटी है कि नहीं, क्योंकि जब हमारी अपनी बच्चियां होती हैं घर की, मैंने अक्सर घरों में चीज़ें देखी हैं, तो हमारा होता है कि भाई बच्ची थक गई थी, उसके बच्चे थे या नहीं थे, या अभी तो शादी हुई है, अभी से इतनी सजा उसके ऊपर आ गई है। अरे हम अपने लेकिन जब घरों में जाकर एग्जैक्टली पूरी पूरी नींदें पूरी करते हैं। एग्जैक्टली कि अम्मी के घर जा रहे हैं, जाके सो रहे हैं, पूछ ही नहीं रहा कोई इस तरह की नहीं, और चीज़ें। एट द सेम टाइम अगर आपकी बेटी शादी करके कहीं गई Exactly. है तो आप सोचेंगे कि यार मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है। और अगर आपका अपना बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखता है तो आपको ये लगेगा कि वो जोड़ों का गुलाम बन गया है, अभी से उसके ये तेवर हैं। तो मतलब वन शुड बी वेरी क्लियर और ऑनेस्ट होना चाहिए। मेरी, जो आप अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, अगर आप बहू के बारे में वैसी फीलिंग्स रखेंगे तो वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली वही आपको देगी। मुझे लगता है टाइम देने की जरूरत होती है। आप थोड़ा सा टाइम दें, वो खुद ही उस रूटीन में आ ही जाती है लड़की, बट शी नीड्स टू अंडरस्टैंड। तो खुद ब खुद आपकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। मतलब लाइक आपका कहने का मकसद है जब बच्चे बच्चे होते हैं तो जिम्मेदारियां तो पड़नी पड़नी ये एक हनीमून पीरियड चल रहा होता है, 1 साल हुए शादी मतलब निदा आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ बीइंग इन अ हनीमून पीरियड इट इज लाइक दैट। आप जब नए घर में जाते हो आपको हर छोटी चीज वैसे ही बहुत ज्यादा लग रही होती है। अम्मा ने बात नहीं की सास ने, तो आप बोलेंगे पता नहीं इनका मूड क्यों खराब है, यहाँ पे पानी सही नहीं रखा, आपको पता नहीं आपने चाय सही दी क्यों नहीं। अक्सर लोगों के घरों में होता है ना, कुछ लोग नहीं होते बड़े बोलने वाले नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस उनसे इस तरह की होती हैं कि जी अगर मैं अपनी अम्मा के घर कुछ करूंगी तो मेरी अम्मा फौरन रिएक्शन देंगी। कुछ सासें ऐसी भी होती हैं या माएँ ऐसी भी होती हैं जो रिएक्शन नहीं देती चीजों पे, नहीं उस तरीके से इमोशनली आपको वाला सपोर्ट। तो अब वैसे ही थोड़ा घबराई हुई तो लड़कियां होती हैं, बहुत लड़कियां आउटस्पोकन नहीं भी होती हैं। सासों को ये भी प्रॉब्लम होती है, हाय मेरा बेटा जो है वो सुबह ऐसे ही भूखा चला गया, एग्जैक्टली, उठी नहीं बहू। पर वो आपका बेटा है ना, मतलब वो आपका बेटा बोल सकता था मुझे नाश्ता चाहिए, देते थे ना बेटी बहू के आने से। व्हाई इज देयर एन एक्सपेक्टेशन कि जी बहू आ गई तो वो ही क्यों नहीं परफेक्शन के साथ हर चीज कर रही है। और निदा कौन माँ है जो बड़े प्यार से चाह से अगर बहू लेकर आती है तो वो उसके खिलाफ होगी। हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं या हम किसी के अगेंस्ट या फेवर में बोल रहे हैं। हम सिर्फ उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। वो माँ भी जो है उस बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो चाहती है कि घर में डिसिप्लिन हो सकता है उसका तरीका ऐसा हो कि वो बहू पे ज्यादा असर ना छोड़ता हो, या वो माँ। और इस सारे सिनेरियो में सबसे प्रॉब्लम में वो मर्द आता है। मैं आपको बताऊं, जो बेटा होता है ना वो बेचारा इतना डिलेमा में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ का साथ दूं या वो लड़की जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको मैं सब कुछ अपने घर वालों को छोड़कर वो मेरे पास आई है एक नए माहौल को अडॉप्ट करने के लिए, मैं किसका साथ दूं। तो खुदारा इस चीज को जो है ना ये थोड़ा सा दोनों औरतों को, दोनों तरफ, बीवी को भी और सास को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो बेसिकली वो जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं उनका बेटा, उनका नुकसान सबसे ज्यादा, उसका नुकसान सबसे ज्यादा, और दोनों का वो प्यारा होता है। ऑब्वियसली, क्योंकि अपनी अम्मी की रिस्पेक्ट कराना भी उसका काम है, बीवी की रिस्पेक्ट कराना भी उसका काम है, तो दोनों तरफ से वो एक अकेला इंसान पिस रहा है। बिल्कुल। और हम आगे इस पे भी बात करेंगे कि हस्बैंड किस तरह से बैलेंस करे, सारे रिश्तों को बैलेंस करना भी एक मर्द का बड़ा मुश्किल सवाल है। बैलेंस नहीं होता। बहुत समझदार देते हैं हम लोग बहुत इजीली। आदमी नहीं इतना सोच सकते कि बैलेंस कैसे करूं मैं, उनको पता नहीं होता उनसे बैलेंस। जहाँ बैठा है जो मिल गया खा लिया, अच्छा ये हुआ था, ओके उनको कुछ पता नहीं। अक्लमंद वही है। तो इस मुद्दे का क्या जवाब निकला जो इन्होंने कहा कि मेरी बहू देर से सो के बहू को टाइम दे, पेशेंस, थोड़ा सा टाइम, आराम से प्यार से, जबरदस्ती डंडा लेके सर पे खड़े होंगे तो वो वैसे नहीं करेगी। इस सुबह देर से उठने को इशू ना बनाए। इट्स नॉट एन आ रही है ना मासी, काम कर रही है, नहीं आ रही तो आप भी तो पकाती थी शुरू में। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर वो आपकी बेटी है और सो रही है, आराम करिए, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? इसीलिए मैं बोल रही थी आप कैसे बिहेव करेंगे? अरे हमारे बच्चे अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर उसकी नींद पूरी होगी ना तो वो चिड़चिड़ी नहीं होगी, काटने को नहीं आएगी, हर चीज पटक के नहीं फेंकेगी, किचन में जाके दिक्चियां नहीं हो रखेगी, खुद ही आपका ही फायदा है ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कुछ कह रही थी? नहीं, बस मैं यही कह रही थी कि उस बेचारी बच्ची को टाइम दें, उस बेचारी को अभी सुधरने दें, उसके लिए तो सब चीजें नहीं है। ओके, ब्रेक। गुड मॉर्निंग। सेहतमंद दिमाग की तरफ आना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब शादी हो रही होती है तो ये लड़का और लड़की की नहीं बल्कि 2 ख़ानदानों की होती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये बात एक ज़माने में जब हम फिल्में देखते थे
और उसमें दिखाते थे ड्रामों में, नहीं वो हमारे बराबर वाला ख़ानदान नहीं है। अच्छा, उस वक्त बड़ा अजीब लग रहा होता था, मगर अगर आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखते हैं तो आप वाकई ये सोच बिल्कुल दुरुस्त है कि शादी हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। आप जिस लेवल के हैं तो बहुत ज़्यादा अपर क्लास, हाई क्लास, बहुत अमीर कबीर में ना करें, या बहुत ही ज़्यादा उस हवाले से बिल्कुल ही जो होता है ना हैंड टू माउथ वालों से भी नहीं हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम लड़के और लड़की की कंपैटिबिलिटी सबसे अहम होती है। बिल्कुल मैटर सबसे करती है। वो तो कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, लेकिन जब लड़की को भी ज़ाहिर ख़ानदान को एक साथ रहना होता है तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं अगर आप बहुत डिफरेंट लोगों मुश्किल में हो चले जाती जाएं। तो अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी की शादी बिल्कुल हमारे बराबर वालों में हो, तो वो गलत सोच मुझे नहीं लगता कि है। निदा, यहाँ पर तो लकीली आपके पास ये चॉइस होती है, लेकिन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं जो बाहर रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ पलते बड़े होते हैं, तो उनके लिए चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके बच्चों के साथ कौन पढ़ता है, कहाँ उनकी शादियाँ होनी है। वहाँ पर मसला एक और भी है। वहाँ पर मसला ये है कि हम लोग बेटी की शादी ये सोचकर वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर कि जो यहाँ वाला दामाद होगा ना बेचारा मरा हुआ हो, क्योंकि उसको हमने ग्रीन कार्ड देना है। जब उसको लेकर आए तो हमारे घर में बर्तन भी धोए, हमारी ग्रॉसरी भी करे, सारे आप एहसान कर रहे हो। एहसान करें। ये गलत है। हाँ, इससे ये क्या सोच होता गलत है, इससे क्या होता है कि जब वो बच्चा वहाँ जाके अपना सेटल होता है तो वो उसको लात मारता है, क्योंकि वो आपकी गलती है। स्लेव होता है ना वो बेचारा। उसकी गलती नहीं है। क्योंकि आप लोग तो यही सोच के लाए थे ना कि हम इसको नीचे दबा के रखेंगे। आपकी पहली सोच ही यही थी। और जब बेटी का रिश्ता आप लड़के का करते हैं, वो कहते हैं जी बहू हमारी बहुत अच्छी हो, ये नहीं, बहू भी कभी कभार ऐसे ही ले आते हैं कि जो बुरा बर्तन हांडी हमारा आके संभाले, क्योंकि वहाँ गलत है ना। मेड्स नहीं मिलती। ओवरसीज रहने वालों का ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत गलत है कि एहसान करने वाला कि जी हमने उनको उसको पासपोर्ट देना है। अरे भाई, आपकी बेटी और नहीं, दूसरी आपके बात बेटे है, ने आपकी जिंदगी बेटी अगर गुजारी। वहाँ पली बड़ी है तो उसका सोचने का Mindset तरीका, बिल्कुल नजरिया अलग है। अलग है। और अगर आप अपने किसी गांव इंटीरियर से किसी ऐसे बच्चे को बुला लेंगे जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसका सोचने का रहे, क्योंकि वो यहाँ पला बड़ा है, वो यहाँ के माहौल में थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल कह ले, ऐसे ही तो है। फिर वो उस जिंदगी नहीं जीना बनता, कंपैटिबल नहीं होते। compatible और दूसरा हमारे यहाँ ये भी होता है कि अच्छा जी ये बाहर पड़ी हुई है ना, ये ज्यादा ही ओवर हो रही है, इसकी शादी कहाँ करा दो ताकि सही से ना उसको पता चले, जिम्मेदारी पड़े, इसको पाकिस्तान भेज दो या कहीं और जिस भी मुल्क में और वो है। बेचारी पाकिस्तान आके रुल एडजस्ट जाती नहीं है। होती। एग्जैक्टली, रुल वो जाती और है। स्ट्रेस उसके तो दिमाग मैंने पे एक नया और- टॉपिक छेड़ दिया। नहीं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा टॉपिक Seriously, छेड़ा, एक्चुअली ऐसा है। क्योंकि बेसिकली अगर आप कुरान में भी पढ़ें या अगर आप जो मतलब है मियाँ और बीवी का, वो ये है कि एक दूसरे को सुकून देना। सुकून दे, बिल्कुल ये पैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे की आसानी पैदा करने के लिए किया गया। मुश्किलें बढ़ाने और के लिए निदा, नहीं ये है। देखिए पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ रहना है, तो जिसने रहना है सबसे उसी को डिसीजन मेरा ख्याल है बनाना चाहिए पहला कि उसको किसके साथ रहना है। मतलब कि हम कौन होते हैं ये डिसीजन बनाने वाले कि निदा के साथ मैं एक ऐसे शख्स को अटैच कर दूं जिसको निदा जानती भी नहीं है, उसके साथ निदा को पूरी जिंदगी रहना है। ये तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट फेयर एक्चुअली। लेकिन कभी कभार बहुत सारी बच्चियां होती हैं या बहुत सारे लड़के होते हैं, वो नहीं अपना हमसफर ढूंढ पाते। वो आप help जाहिर है करें। हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, आप गाइड करें, आप हेल्प करें, तो फिर उस वक्त वो कहते हैं जबरदस्ती अम्मी ना आपकी करें। मर्जी। उन्होंने एक दो ट्रायल भी मार लिए होते हैं, तो वो कामयाब कहते नहीं, हम इस चीज जैसे में मेरा खुश हैं। बेटा है, मैं उसको कहती हूँ कि भाई तुम अगर है तुम्हारी कोई तो मुझे बता दो, मैं ताकि अब तुम्हारी शादी की एज हो रही है, हम लोग भी कुछ हल्ला गुल्ला करें। तो वो कहता है कि नहीं अम्मा, अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली वो सब दोस्त हैं, अच्छा, उनसे शादी नहीं हो सकती। अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? नहीं ना, आप नहीं समझ सकती। अच्छा चलो हम खामोश हो गए। अच्छा आप देखो कोई लड़की, कोई आप जो कहेंगी मैं कर लूँगा। वही मैं कह रही हूँ ना। मैंने कहा, ऐसे बहुत ऐसी फैमिली। अच्छा फिर हम उनको वो भी कहते हैं ना कि ये कैसी बात हुई। आजकल तो हमारे यहाँ और दूसरी चीजें ना, ये कैसी बात हुई, इसको नहीं लड़की पसंद आ रही है, इसको नहीं लड़का पसंद आ रहा। कभी-कभार बच्चों को, लड़कों को, खास तौर पे लड़कों को, लड़कियां तो नहीं देती हैं अपना डिसीजन माँ बाप के हाथ में, उनको होता है कि मेरे पेरेंट है ना, समझदार हैं, वो मेरे लिए exactly. सही बेहतर। फैसला And that is a करेंगे। good thing. Actually, That is a good thing, हाँ। कि पता नहीं मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लूँ, मेरी माँ समझदार है, वो जो मेरे लिए फैसला करेगी वो हर चीज़। और कभी कभार ऐसा होता है कि वाकई अगर पेरेंट समझदार होता है तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखता है कि अगर ये लड़की है, ये पढ़ी लिखी भी है, इसके अंदर मयाना रवि है हर चीज़ में,
सो वो कभी कभार पेरेंट्स का फैसला बड़ा कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये वाली चीज़ है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मसले की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महजबीन है और मैं एक जेठानी हूँ। मुझे जो मसला है अपनी देवरानी से है। देवरानी जो है मेरी सास की भाई की बेटी हैं, तो इसलिए उनको उनकी भरपूर हिमायत रहती है। वो घर में किसी काम में साथ नहीं देती हैं घर के अंदर, और जब दिल चाहता है उठ के मैके चली जाती हैं, जब दिल चाहता है उठ के मैके चली जाती हैं। उनको कोई वो नहीं होता घर में, मतलब मेरे साथ किसी तरह का कोई काम नहीं करवाती। ज़्यादातर काम मुझ पर ही होता है, यानी कि पूरे घर की लॉन्ड्री करना, सारे घर के खाना बनाना, रोटी बनाना, सब कुछ बनाना। और ये शिकायत मैं अपनी सास से बारहा कर चुकी हूँ कि प्लीज़ आप इसको देखें, इनसे भी कहें कि भाई हम दोनों बराबरी का है घर में, तो दोनों बराबर से काम करें। तो सास भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो देती नहीं है, क्योंकि वो उनकी शायद भतीजी हैं, इस वजह से। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं, लेकिन वो भी मैं नहीं हो सकती, कुछ इस तरह के मसाइल हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि घर में मेरी सास जो है मतलब बराबरी की जो है ना फ़िज़ा कायम करें। फिर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ से वो करती हूँ कि सारा काम मुझ पे ही पड़ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में जो है बराबरी की फ़िज़ा कायम हो। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं इस क्या मतलब करूँ। मतलब उसके कपड़े भी आप धोती हैं, उसके जी। लिए खाना भी आप पकाती हैं, जी। तो ये तो आप खुद करती हैं, क्यों करें? मसला ये कभी कभार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। बिल्कुल लेना पड़ता है। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी स्पेस के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। हाँ। क्योंकि अगर आपकी बेइज्जती हो रही है, आप मारें खा रही हैं, आप तो निदा आपको स्टैंड लेना है। बिल्कुल। मैं देवरानी हूँ, मेरी माशाल्लाह 4 जिठानी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे अच्छा मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रही हूँ, शायद इस वजह से इस वजह से। लेकिन देखिए ये जो इनकी प्रॉब्लम है ना, ये बहुत घरों की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं भी- कोई एक हाँ। पिस्ता है। अच्छा मैं भी मैं भी देवरानी हुई ना, मेरी जेठानी है जिनके साथ मैं रहती हूँ। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो होता है, लेकिन मैं उनकी भतीजी नहीं हूँ अपनी सास की। मैं बिल्कुल उनकी फैमिली से अलग हूँ और मैं इस घर में शादी, लेकिन मैं काम करती हूँ, वो काम नहीं करती। मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है चीज़ें बनाने की भी, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन आई एम एट वर्क तो मैं खाना नहीं बना सकती उस टाइम पे। हाँ, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ, और ना ही मैं क्यों बोलूँ कि मुझ पर जिम्मेदारी है और मुझे ये करना, नहीं। जैसे रमज़ान होते हैं तो हम दोनों ने चीज़ें आपस में खुद ही डिसाइड कर ली हैं कि अच्छा सहरी मैं बना रही हूँ अगर, तो किस दिन मैं नहीं हूँ, मैं पूरा रमज़ान नहीं थी घर पे, मैं काम पे थी, मेरी शूट्स चल रही थी। तो अगर सहरी में मैं उठ के अपने के सहरी में हेल्प करी हूँ, हेल्पर्स हैं घर में, पर अगर मैं थोड़ा सा उनके ऊपर नज़र रख सकती हूँ, कुछ बता सकती हूँ, मैं वो करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वाई एम सेइंग दिस कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिनेरियो इस तरह का बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सपोर्ट इसलिए करें कि कभी कभी चीज़ें होती हैं। तो मेरी और मेरी जेठानी की, वो मेरी जेठानी मुझे पैम्पर भी बहुत करती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि होता है, लेकिन ये अंदर से खुद भी आना चाहिए। मेरी सास कितना भी बोल देंगी मुझे, मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये मेरे अंदर खुद है कि बोलती हूँ यार भाभी खाना हर रोज बनाती है, भाभी आजा बैठ जा, आज मैं कर लेती हूँ। आपको रिलेशनशिप भाभी डेवलप करना खुद पड़ता है। करना और अगर पड़ता है। भाभी को ये बात बुरी लगती है जो मेरी जेठानी है, तो उनके साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि वो मुझे आके कह सके कि यार माहम मैंने ये किया है, तुम ये कर लो, तो उनको वो बोलने की जिम्मेदारी, वो पढ़े क्यों। आप अपना रिलेशनशिप इतना अच्छा उनके साथ रखें, रिगार्डलेस और वो आपके सास की नीस है या जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस। नहीं तो क्या होता है कि जब हम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं ना, पहले से ही हम प्रेजुडिस होते हैं। मैं सोच लूँगी कि हाँ मैं जा रही हूँ, मेरी सास है, मेरी माँ नहीं है वो, मेरी जेठानी है, मेरी बहन नहीं है वो। मतलब इस तरह से पहले ही हम रवैये लेके अपने जहनों में जब जाते हैं, तो हमें उनकी हर चीज़ जो है उसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी जेठानी ना इसलिए ये ऐसे कर रही है, क्योंकि मेरी नंद है ना इसलिए उसने मेरा अच्छा, वो अलग कंपटीशन भी आ जाता है ना। हाँ, कंपटीशन। तो ये चीज़ जो माहम ने कही, वो उसको आगे बढ़ाते हुए कि आपको शुरू से ही आप सोच के जाएं कि हमारी फ्रेंडली और एक एक माहौल बात होना गज़ल, चाहिए। एक बात आप गज़ल, डायलॉग करें उसके बिल्कुल। साथ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, सॉरी नहीं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सास से क्यों शिकायतें कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड को बीच में क्यों ला आप रही हैं। खुद आप लोग आपस में solve बैठ के भी चीज़ों का बैठें, मसला उसको दोनों। बताएं, उसको बताओ कि मेरे साथ देखो यानी ये कि हो रहा है problem। अगर मैं इसका जवाब ये लूं आप लोगों के मशवरों से कि बजाय सास को बीच में डालने के, आप खुद डायरेक्टली आप उससे रिलेशनशिप आपस खुद में, बिल्ड हाँ, करें। अब जैसे हमारे घर में दावत, मेरा बहुत बड़ा ससुराल है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी माशाल्लाह 4 जिठानियाँ थी। लेकिन क्या था कि सास को मेरी बड़ी वाली जिठानी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो पहली बहू थी, तो हमने कभी माइंड भी नहीं किया। और वो थी भी बहुत, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी थी। तो वो उसका था कि सबको मिला के चलना है, ये नहीं कि जी अगर मैं बड़ी हूँ तो मैं ये सारा ही प्यार ले लूँ, नहीं, वो सबके साथ इक्वली चलती थी।
तो हम लोग जब घर में कोई दावत होती, जैसे ईद के बाद बहुत बड़ी दावत होती थी, रमज़ान में होती, तो हम लोग चीज़ें बांट लेते थे कि अच्छा तुम ये अच्छा बनाती हो, तुम ये बना दो। एक छोटी जो बीच वाली जिठानी मेरी, वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती, अच्छा भाई तुम बिरयानी बना लेना, मैंने मीठा बना लिया, उसने। तो कभी हम लोगों में प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अच्छा मैं तो वैसे कभी किसी के मामला में नहीं पड़ती हूँ कि भी चाहे वो छोटी बड़ी जिठानी हो, उससे छोटी हो, ठीक है ना, सब लोग इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। आई थिंक यही वाली बात जरूरी होती है, यू आर एडल्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये आपको अगर नजर, तो आप उनसे खुद डायरेक्टली बात कर लें। मैं बोलूं जी ये मेरे साथ ये करिए, अच्छा, मैं ये खुद भी तो बोल सकती हूँ। अपने ऊपर तरस खाना भी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा बिल्कुल बड़ा प्रॉब्लम साथ है। ऐसे जैसे हो अब रहा है, दावत की मेरे इन्होंने साथ बात ऐसे की हो ना, रहा है। मेरे ससुराल में माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है जो मेरी अम्मी वाली साइड है, लेकिन मेरा ससुराल बहुत बड़ा। दावतें हमारे यहाँ बहुत लंबी लंबी माशाल्लाह होती हैं। तो उसमें भी अगर मेरी भाभी कुछ बना रही होती है खाना, क्योंकि वो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, इन कंपैरिजन मैं बोलूँ नहीं जी मेरा कंपटीशन है मैं भी बना, नहीं, मुझे इतने जितने कमाल के खाने वो बनाती है मैं नहीं इतने अच्छे बना सकती। आई जस्ट से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ मैं बेसिक, हाँ हर किसी का एक अपना हुनर होता है ना, शायद पहली बात ये कि कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई नंबर 1 तो कोई नंबर अगर 2 नहीं होता। एग्जैक्टली, तो अगर मैं उनके साथ खाने नहीं बनाती खड़े होके, या अक्सर वो होता है वो मुझे नहीं भी बोलते कि ठीक है, तो मैं मॉरली या वैसे ही उनके पास वैसे ही हो जाती हूँ कि शायद मेरी किसी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप तो आपको बिल्ड करना पड़ता है, करना पड़ता कि है, मैं बस। कंप्लेन करूं, मैं इस वे से जाके वहां से घूम के आऊं, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आपसे बात करूं, वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या इस सवाल का जवाब इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं मैं, ये आप तीनों से बात करके मैंने निकाला कि एक तो आप उनसे अपना रिलेशनशिप डेवलप करें, नहीं हो रहा तो आप अपनी चीजें अलग करें, आप अपने काम खुद करें, बिल्कुल, और उनको उनके काम खुद उनके करें। छोड़ देना काम, और क्या? आप उनके उतना पैम्पर करेंगे ये आप। कारपेट भी नहीं बनना चाहिए ना कि कारपेट ही बन गए भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके खाने भी पक रहे हैं तो उनके कपड़े भी धुल रहे हैं, ऐसा नहीं मतलब खाना तो आप सबके लिए बना रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनके कपड़े क्यों धो रही अगर हैं आपको एक्शन और रिएक्शन नहीं आ रहा, मतलब कि पता है अगर बहुत आप सारे- हाथ बढ़ा रही हैं और वहां से कोई पॉइंट नहीं निदा है। एक ये बहुत एक आदत होती है कि नहीं, उसको खुद सोचना चाहिए। नहीं, खुद जब सोचते उसको तो एहसास सबको होना बोलना पड़ता पड़ता है, है। बिठाए उसको सारा खुद कुछ एहसास बोल क्यों नहीं है? हाँ, आप तो अपना एहसास करें। अगर आप थक जाएंगी, आप अपने बच्चों को भी संभालेंगी, अपने हस्बैंड को भी टाइम देंगी, अपने आप सेल्फ केयर भी करेंगी और दूसरों के भी काम करेंगी, तो फिर वो तो आदत हो जाएगी। बिल्कुल तो शुरू से बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी ब्रेक के दौरान भी हम बड़े मजे मजे की बातें कर रहे हैं। वैसे ये बात चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी ओहदे पे हो, ये वाली चीजें तो हर किसी की जिंदगी में होती है। मजेदार किस्म के। आपने अपना माइंड को अगर आपने फ्रेश करना है ना, तो बस बुराई स्टार्ट कर। आपा आपने यही वाला पॉइंट जो है ना हर जगह लगेगा। देखा निदा मुमताज कह रही थी ये, और फिर हमारे साथ तो वैसी एडिड चीज होती ना, आपको क्या पता, आप तो एक्टर अरे हम लोग फिर वायरल भी हो जाएंगे ना। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि आप चाहे किसी भी ओहदे पे पहुंचो, सबका ससुराल, मियाँ, बच्चे, ये सब चीजें तो चलती ये हैं सब ना। चीजें नहीं, आपकी मियाँ नहीं है, आपके बच्चे नहीं, तो आपकी बहन के होंगे, वो आपसे ये बात कर रही होगी, या लेकिन आपके प्लीज दोस्त के इसमें होंगे। एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। हाँ। हम बेशक हम लोग मशवरे दे रहे हैं, व्हाटएवर, हम कोई प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट Experts नहीं नहीं है, हैं। experts नहीं है। हम तो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हाँ, लेकिन निदा, अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत होती है। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और वहाँ जाके अपना सिनेरियो बताएं, वरना क्या होता है कि नादान जो दोस्त होते हैं ना, वो बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। Yes, क्योंकि exactly. आपने पड़ोसी से पूछा, उसने कहा अरे मैंने तो अपने हस्बैंड को यूं फिट किया था, हाँ। तुम भी यही करो। सास को तो तुम यूं, तो अगर रिश्ता ही खत्म हो गया, तो आपने ऐसा आपको होता क्या है? पता हाँ, कि आपका हस्बैंड किस नेचर का है, आपके घर के हालात क्या हैं, आप खुद किस तरह की कंपैटिबिलिटी है आप लोगों जो की। बंदा Comparisons ना। हाँ, और वो जो मामला जज बहुत- कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर अच्छा, सकता। और बहुत एक और खराब हो बहुत जाते मजे की बात बताऊं, पहले एक ज़माने में तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, आजकल मैरिज थेरेपिस्ट भी होते हैं, एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट मैरिज टू से काउंसलर्स होते हैं। मैरिज काउंसलर्स होते हैं, और वो अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ के बीच की जो है ताल्लुकात वो कोशिश करने पे भी सही नहीं हो रहे, फिर आप दोनों को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे और आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ उथल पुथल हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ ये चीज़ें होती हैं, और दूसरी बात ये जिसको आप कभी कभार कहते हैं नज़र लग गई है, आह लग गई है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और निदा, हम जब सासों की बातें करते हैं ना, तो एक चीज़ हम ये भी ऐड करें कि जो लड़कियों की माएँ होती हैं ना, वो जितना इस सिनेरियो में ज़्यादा
टुक 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 एक चलती है ना कि ये Interference हुआ जो होती है तो ये आपकी। करना, ये हुआ तो ये करना, वो उनको छोड़ दें, उनके नए रिलेशनशिप वो खुद डेवलप करेंगी। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, जब तक कि कोई बहुत बड़ा सेफ्टी का इशू ना हो तब आप उसके अंदर जाएं और उसकी हेल्प करें। लेकिन उन मदर्स को भी थोड़ा सा अपना रोल ऐसा पॉजिटिव Backseat। रखना है कि आप उनको हिम्मत दें, थोड़ा सा समझाएं। अगर मैं सपोज मेरी बेटी हो और वो आके मुझे शिकायत करे, मैं उसको कहूँ कि नहीं नहीं अब तुम आइंदा यूँ करना, छोड़ देना, खुद ही सुधर जाएगी। या मैं उसको ये कह सकती हूँ कि बेटा नई नई रिलेशनशिप होती है, तुम छोटी छोटी चीज़ों में पेशेंस की ज़रूरत होती है। जाहिर है आप मिलजुल के रहेंगे, उस वक्त माँ की बड़ा मैच्योरिटी फर्क की पड़ता बहुत है, ज़रूरत है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़रूरत है। और थोड़ी बच्चियाँ जो है ना, मुझे किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया लेकिन तब लेट दिया जब मैं बड़ी हो चुकी थी। वो किसी ने अच्छा मशवरा ये दिया कि जब भी बच्चियों को कोई कैथारसिस करना हो, जैसे मियाँ से लड़ाई हो गई है, सास ने कुछ कह दिया, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। जब आप इमैच्योर होते तो आपको छोटी सी बात भी आपको हवा लगती है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे ये कह दिया, तो आप रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं क्योंकि आप इमैच्योर होते हो उस वक्त कि अम्मी देखिए मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। अब ऑटोमेटिकली आपकी माँ है, जब आप उसके सामने आके रोए गाएंगे तो उसका दिल खट्टा होगा उससे भी जिसने आपको दुख पहुंचाया। बिल्कुल। ये एक फितरतन चीज़ है। अगर आप वही कैथारसिस अपनी दोस्त से कर लें जो आपकी फ्रेंड है, जो कि हार्मलेस है, उसको आपने सिर्फ मतलब आपका एक एग्जॉस्ट है ना, आपने अपनी बात एक वहाँ इमोशनल निकाल अटैचमेंट लिया। ना हो उसके साथ। हाँ, मतलब कि उसका लेना देना नहीं हो आपके सास से, नन से। Third person। आपकी माँ ने तो मिलना है, दावतें होनी है, कुछ होना है, उनका क्यों आपकी दिल नन से खराब भी करें? मिलना है, सास से भी मिलना है, मियाँ से भी मिलना है। फिर माँ एक्टिंग कैसे करेगी भाई? वो कैसे एक्टिंग करेगी? उसकी शक्ल पे आएगी वो चीज़ कि मेरी बेटी को इन्होंने खुश नहीं रखा। 100%। फिर आप लड़े मड़ेंगे, एक हो जाएंगी। फिर आप अपनी अम्मी से लड़ेंगी, आप मेरे ससुराल वालों को इज्जत क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल आप ऐसे मेरे ही मियाँ को होता है। इज्जत क्यों नहीं? ऐसे ही होता है। और ऐसी दोस्त से मशवरे ना लें। आपको ये भी पता है कि कौन सी आपकी दोस्त नेगेटिव है। जो आपकी पॉजिटिव दोस्त है, जिसको आप अपनी चीज़ बात बता सकते हैं, वो अच्छी लिसनर है, उसके पास जाएं। बिकॉज कभी कभी वो सिर्फ भड़ास होती है हाँ। कि आप ये नहीं चाहते कि आगे से कोई रिएक्शन आए, कि अपनी अम्मी को, भाभी को, बहन को, किसी के साथ भी आप शेयर करते हो, वो ये नहीं होता कि जी मुझे कुछ का जवाब चाहिए। आप सिर्फ चाह रहे होते हो कि आपकी बात आपके दिल से निकल आए बाहर, कुछ सुन ले खत्म कोई। हो जाए। हाँ, कभी कभी आपको सिर्फ एक लिसनर चाहिए होता है। लेकिन जब आप कभी ऐसे रिलेशनशिप में, बहुत अच्छी बात की, वो आगे से बात खराब ही होती है, क्योंकि उनको तो नेक्स्ट टाइम आपकी फैमिली को देखना ही है ना। आप तो लड़ मड़ के वैसे ही हो जाओ। माँ के दिल से नहीं जाएगी यार, आपसे प्यार Obviously, करती है माँ, obviously, ऑटोमेटिकली obviously। उसके दिल पे लगेगी कि मेरी बेटी को कैसे इन्होंने। एंड दूसरा, रिस्पेक्ट कराना तो आपका अपना काम है ना, अपनी फैमिली की। नेक्स्ट जी, अच्छा, ये सेट देख के ना मुझे वो खबरनामा? अंकल सरगम का सेट हमारी जिंदगी कुछ अंकल सरगम टाइप की हो जाती है। पपेट बॉक्स है ना, तो हम भी तो पपेट्स ही हैं तो ना। देखे ना, हम सब भी तो पपेट्स हैं। सिंबॉलिक है ये। आज तो बस बचपन याद आ ये गया। सिंबॉलिक है पपेट्स। थिएटर हो रहा है जिंदगी कब का आपको theater। पपेट बनना है और आपको कब नहीं बनना, ये आपको अगर जिंदगी जी में पता चल बोले, जाए। आपका मशवरा। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम अच्छी शहनाज है और मेरा जो मसला है वो ये है कि मेरी एक मैरिड नन जो मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं और उनके 4 बच्चे हैं। और जब उनको कहीं जाना होता है मेरी नन को, तो वो जैसे शॉपिंग को जाना है, पार्लर जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो वो अपने 4 बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ के चली जाती हैं। बड़ी और खुशनसीब ये है। हर आए दिन, मतलब हर हफ्ते, हर दिन इनका यही रहता है। और मेरे अपने 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे उनके, 7 बच्चों को मैं अपने ऊपर किस तरह मैं मुझ पे मुसल्लत करके जो जाती हैं, और वो मुझे मैनेज करना पड़ता है। मेरे लिए बहुत अजाब हो जाता है ये। मतलब कि आपकी तो हर training आए हो रही है दिन, day care हर की। आए दिन का। Free तो में day care मैंने की। इस सिलसिले में अपने हस्बैंड से भी बात कनाडा में करी, तो प्यार कितने से मिनिमम $700 मिलते हैं ना एक बच्चे को संभालने। मैंने अपने हस्बैंड से इस सिलसिले में बात करी। उनको कहा कि भाई ये मसला हल करें, ये तो हर आए दिन का है, हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, कभी पार्लर, कभी शॉपिंग, कभी पार्टी, कभी ये, और सब बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ के जाना, उनका मेरा सारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। तो ये तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से मैं मैनेज कर पाती हूँ। इस बारे में मैंने अपनी नन से गाय बगाए प्यार मोहब्बत से समझाने की, बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरी बातों को अनसुनी कर दिया, इग्नोर कर दिया। और मैं इस मसले में अभी तक परेशान हूँ कि मैं इस मसले को किस तरह हैंडल करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि मैं इस मसले को कैसे लेके आपकी चलूँ। शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। आप आपके भी छोटे बच्चे होंगे?
बस ये कि 8 साल हुए स्कूल तो लाइफ में, हाँ 5 साल 4 साल इतने हाँ, ही जी, होंगे। जी, बट जी। दिस तो इज एक दिन आप भी ऐसे ही करें। यहाँ तक के मतलब लाइक देखिए जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मुझे अपने बच्चे को अपनी बहन के घर भेजना है, मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो वो कहती है मेरे बच्चे को एग्ज़ाम है, या मैं अगर वो मेरे पास फ़ोन करती है और मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को रात को जल्दी सोना है, तो जब आपस में आप बहनों को ये बोल सकते, जबकि बहनें ही होता है कि एक आपको भाई वहाँ आप पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बहनों का ये रिलेशनशिप है। सो बहुत ज़रूरत है एक दूसरे की डिग्निटी मतलब हो आपके दिल में कि भाई आप कैसे छोड़ सकते हैं बच्चे। देखो निदा, एक बात क्या होती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा होता है, अगर सास है, बहू है, बेटी है, वटेवर आपका रिश्ता है, आप जो कर रहे हैं ना, यकीन करें आपके बच्चे वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर कि आपने अपनी बीवी की बेइज्जती की, तो कल को जो है वो आपका बेटा वही सीख रहा है कि मेरी बीवी आएगी तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही हैंडल करूंगा, लड़की औरतें इसी तरह से बिहेव करेंगी। या आपकी बेटी जो है अगर बहू की बेइज्जती हो रही है, तो आपकी बच्ची जो है कल को शादी करके जाएगी तो वो देखेगी कि हाँ घर में तो मैंने यही देखा बेइज्जती होती, तो मैं भी यही। तो वो आप अपना बहुत बुरा करते हैं कि अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं और ज्यादतियां करते जो ये टॉपिक है इसका क्या जवाब होना चाहिए? अच्छा, मुझे ऑनेस्टली इस बात के अलावा कि हाँ आप पूछ लें या उनसे डिस्कस कर लें कुछ भी, अगर मैं अपनी फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी अम्मी के घर पे अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि माँ के घर में ही बच्ची अपनी बेटी जा सकती है बड़े इजीली, अगर अपने ससुराल में ऐसा सेटअप नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगी। और मतलब अगर मैं अपनी बच्ची को अपनी अम्मी के पास, क्योंकि मैं अपनी अम्मी पे बहुत ट्रस्ट कर सकती हूँ, अगर मेरी सास अवेलेबल नहीं है या मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं है या मेरी जेठानी नन जो भी है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपनी अम्मी के घर छोड़ूंगी, क्योंकि पहली प्रेफरेंस लड़की की हमेशा उसकी माँ का घर होता है कि जी अम्मी के घर में तो अम्मी का घर है ना यार, मैं कभी भी जा सकती हूँ। अगर मेरी भाभी वहाँ रहती हैं और अगर मैं अपनी भाभी को, मेरी भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन मेरी अम्मी की भी नहीं है, लेकिन आउट ऑफ लव आउट ऑफ केयर हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है पाकिस्तान में भी और हम देसी हाउस होल्ड्स में कि हम एक दूसरे की सपोर्ट में हमेशा खड़े हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इशूज। तो मुझे इसमें ये मसला नहीं समझ में आ रहा। हाँ ये है कि वो आपसे पूछ लें कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं, आप करना चाह रही हैं कि नहीं, लेकिन अगर बेटी अपनी माँ के घर नहीं जाएगी अपने बच्चों को लेकर तो कहाँ जाएगी? लेकिन जब रोज पे ज्यादा सवाल कर जाता लिया है, क्या ज्यादा ही सवाल कर लिया है। हाँ मतलब हालांकि नॉर्मल सी बात हाँ है। मुझे मसला मुझे फील नहीं हो रहा मसला, प्रॉब्ली क्योंकि आई कैन पुट माई फुट इनटू हर शूज एंड लाइक दैट कि हाँ अगर मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाएंगे या मेरी नंद मेरे घर नहीं आएगी, मेरी सास जहाँ होती हैं तो वो कहाँ जाएगी? अगर उनका बच्चा रोजाना मेरे घर आता है तो अगर वो अपनी नानी के पास, अपनी मामियों के पास, हाँ मैं ये नहीं वो बोलेगी कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा बच्चा, किसी का बच्चा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, आउट ऑफ लव हर कोई करता है, लेकिन अगर वो अपनी अम्मी के घर नहीं लाएगी तो वो कहाँ जाएगी? ये तो मुझे मसला नहीं समझ में आ रहा। हाँ आप पूछ सकते हो, अवेलेबिलिटी पूछ सकते हो, ये गलती होगी हमने पूछा नहीं कि अम्मी हयात भी है कि नहीं। अगर अम्मी हयात नहीं है तो फिर सारी बर्डन तो भाभी पे आ जाएगा ना। हाँ वो अलग बात है कि बहनें फिर वो समझती हैं कि जी भाई है तो भाई के ऊपर हक बनता है, तो वो भाभीियों को भी वैसे ही ले लेती हैं शायद प्रॉब्ली। लेकिन भाभीियों की जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी तो आपका बच्चा सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है। वो तो अगर आपके अपने बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, आपकी अपनी सेल्फ बिंग निगलेक्ट हो रही है, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही, आप एक दिन बीमार हो जाएंगे एग्जॉस्ट होके और आपकी नंद के बच्चों की के साथ साथ आप अपने बच्चों की भी केयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर बात है कि सबसे पहली जिम्मेदारी जो आपकी अपनी है वो बीइंग अ मदर आपके अपने बच्चे हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बिल्कुल। वो बच्चे जब आते हैं ज़हन पे अगर वो आपके लेने ऊपर की बोझ ज़रूरत नहीं ही बनते, नहीं। अगर वो बच्चों के साथ खेल रहे मैं होते थोड़ा हैं सा या ये भी कहना चाहूंगी, देखें जब बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं हर अलग अलग क्लासेस में होते हैं, जब दूसरे और बच्चे उस वक्त आ जाते हैं खेलते हैं, तो वो बच्चे पढ़ाई नहीं नहीं पढ़ पढ़ पाते। हाँ ये बात तो अंडरस्टूड है कि आपको दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन देन अगेन मैं यही बात बोलूंगी कि अगर वो आपको डिस्टर्ब इतना करे तो या तो आप, जैसे उन्होंने कहा कि जी मैंने उनसे बात की पर वो नहीं सुनती, पर होता है ना कि आप बहनें बोलती हैं भाइयों पे हक है जी भाभी आपका, ये तो बहुत बेसिक है। मेरी अम्मा बोलती है ना कि नहीं परेशान नहीं हो, या मेरी सास भी बोलती है ना अगर मुझे कह रहे भाई छोड़ दो मैं देख लूंगी, तो मुझे ये बात मालूम है कि मेरा बच्चा मेरी और मेरे शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो उसको संभाल रहे तो वो एक फेवर कर रहे हैं, वो चाहे आउट ऑफ लव हो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो, आउट ऑफ एनीथिंग हो। बिल्कुल। लेकिन जहां मुझे ये फील हो रहा वैलिड है कि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल। बच्चों के अपने रूटीन होता है बच्चों का, कब समटाइम्स आपको बच्चों को लेकर जाना होता है कहीं। नहीं, दूसरी एक और बात देखें, जो अगर मदर इन लॉ या मतलब अगर जो माँ है लड़की की वो हयात है और उनके सर पे बच्चे छोड़ के जा रही है वो तो समझ आता है, मगर अगर वो नहीं है और वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती हैं, वो अगर है भी तो वो मतलब उनकी भी खिदमत करना ही बहू जो है उसी का फर्ज है, या वो लेकर चल रही है तो उसके अपने 3 बच्चे में ऐसा नहीं होता।
क्या? मुझे नहीं लगता कि नहीं 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 नहीं, कहने का मकसद ये है कि अगर वो जो मदर इन लॉ है, जो उसकी अम्मी है नंद की, वो इस काबिल भी नहीं कि वो बच्चे देख सकें या उन पर निगरानी रख सकें, सो फिर वो नहीं छोड़ते। फिर ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक आपको बड़ा आउटस्पोकन होकर ये बोल देना चाहिए कि जी, क्योंकि ये भी तो नेगेटिविटी है ना कि अगर एक किसी और का बच्चा आपके घर में आया, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा प्यार मांगता है, प्यार से ही अट्रैक्ट होता है और आप उसका ख्याल ना और कर आप उसका पाएं। ख्याल नहीं रख पा रहे और वो आपको बोझ लग रहा है, तो वैसे ही आपकी वाइफ बच्चा कैच करते, वो तो बच्चे के लिए भी हेल्दी नहीं है। आप तो बिल्कुल। अपने लिए तो छोड़ ही नहीं, हाँ। तो ये तो फिर बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं कि मैं ऐसे माहौल में जाऊं, मतलब मैं खुद इतनी बड़ी होकर नहीं जाना चाहूँ ऐसे माहौल में जहाँ मुझे कोई एक्सेप्ट ही ना करना ना, चाहे, जहाँ या मैं मैं welcome बोझ ही ना हूँ, इसका हल ये मैं है बोझ हूँ। हाँ, कि हम डायरेक्टली उस नंद से बात करें कि Exactly. अगर ऐसी नंदे हैं तो प्लीज आप ये सोचें कि ख्याल कर लें। अगर आपके बच्चे किसी ऐसे माहौल में हैं जो वेलकम नहीं किया जा रहा है उसको और उनको सही टाइम नहीं दिया जा रहा, तो आप अपने बच्चों का नुकसान कर रही हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो आपके लिए पेडिक्योर घर में ही कराने क्या आपके हैं। लिए सलाह सलाह मैं भी 3 महीने से आप पार्लर किसी- नहीं गई अगर हूँ भाई। आपका बच्चा किसी के लिए मुसीबत बन रहा है तो वो तो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं। अच्छा नहीं, बिल्कुल। सो वो वाली बात है, वो कहते हैं ना कि इज्जत अपने हाथ में होती है इंसान के, बहुत ज़रूरी है ये। फिर वो कहते हैं ना कि उन्होंने हमें बेइज्जत कर दिया, भाभी ने हमें सुना दिया, ये बात कह दी, वो बात कह दी। या आपकी इंतहाई मजबूरी है तो फिर आप अपनी भाभी के साथ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करें कि आप डायरेक्टली उससे फेवर ले सकें। Exactly. कि वो आपको क्योंकि favor देखिए करे। बहुत सारे घरों में ये होता है कपल्स में कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जॉब करनी पड़ती है अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए। तो उस वक्त उसके बच्चे के लिए उसको जरा सा चाहिए होता है वो अपनी माँ के पास छोड़े या कहीं भी एक सपोर्ट चाहिए एक होता है सपोर्ट ना। चाहिए आप होती किसी गैर पे नहीं उतना ट्रस्ट कर सकते हाँ। जितना अपने फैमिली के, वो बच्चे का Exactly. ब्लड रिलेशनशिप तो है। अगर वो वेलकमिंग है वो घर आना जहाँ आप अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं और वो कहते हैं हक से हमें दो हम संभालेंगे, तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये सोच के कि भाई ये तो मेरे भाई का घर है, ये तो मेरा हक है, हाँ नहीं, ये ऐसे नहीं होता। अगर भाभी ने चुटकी नोच ली आपके बच्चे को तो क्या आपका करेंगे? बच्चा वेलकम ही नहीं और है, क्या? रिगार्डलेस ऑफ एनी वेरी रिलेशनशिप। फनी। चुटकी नोच ली, ऊपर से बदला ले बाकी लिया, नीचे सोचे फेंक दिया। क्या होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम एक बहुत ही मज़ेदार शो कर रहे हैं और इस शो से वैसे वाकई ऑन अ सीरियस नोट ये तो हंसी मजाक चलती रहती है और मैं हंस के मेरा मुंह ही फूल गया। मैं निदा से कह रही थी, मैंने कहा कुछ फ्रूट बंदा रख देता है कुछ, तो कह रही शो के दौरान आप केला खाएंगे। अच्छा भाई वैसे निदा हमें बहुत हंसारी होती है ऑफ रिकॉर्ड ये चीजें ये जब हम ब्रेक पे on- होते हैं तो ये हमें बहुत हंसारी होती है। हाँ, ऑफ एयर ये सारी मक्खी खाएंगी। मैंने कहा मक्खियाँ आ जाएंगी और वो फिर वो अच्छा मैं किसी दिन एक शो करें जिसमें जो ब्रेक में जो हम लोग बातें कर रहे होते हैं ना मजे मजे की, वो हमारे हम नहीं, बहुत बुराई है। रोज वायरल होंगी वो। नहीं होता पता है क्या, जैसे आप देखिए शादी ब्याह की वीडियोस बनती हैं, अब आप खाना खा रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं आपके यहाँ करके, नहीं नहीं, वो प्लेट भरी हुई होती है ना, उन्होंने पूरा मीनार बनाया हुआ होता है और वो फिर रिकॉर्ड भी हो कैमरा आ जाता गया है। तो तब आप ये चाह रही हैं कि मेरे शो पे ये हो। ऐसे ठाक बिंदा कह रही है 1 मिनट, इनके पास इनके ऊपर कैमरा आया, इनसे कुछ मशवरा मांगा, एप्पल फंसा हुआ है इधर, तो मैं रिसेंटली एक शो पे थी, अब बात हो गई है, तो मैं और उस शो के बीच में रोज़ा खुल गया, तो वो कैमरा पैन हुआ, तो एक साहब थे वो नूडल खा रहे थे, टाइम मिसा देखे तो वो बचपन याद आ गया। दाढ़ी में फंस गया। नहीं, वो बाहर ही था। तो वो जब कैमरा वो ना कि आपको नहीं पता ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे बात करते करते एकदम मैं वहाँ चली गई, तो कैमरा वहाँ पैन हो गया, तो वो नूडल यही था उस वक्त। तो जब तक कैमरामैन ने भी रियलाइज किया कि ये तो नूडल बाहर है, जब तक वो जल्दी जल्दी, तो ये हाँ आप सही करती हैं, आप खाने की चीज़ नहीं आती। अब ब्रेक में जो खा ले, जो खाना है, पर मैं शादी की वीडियो नहीं बनाना चाहती। हाँ, तो ये ऐसे हुकअप्स होते रहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जी, सॉरी, हाँ आपकी दुखी कहानी है अगर तो हमने पहली माहौल जो है ना वो बड़ा एक ब्राइट माहौल बना दिया है। ये देखिए ये वाली चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, ये थेरेपी है ये आपकी, थेरेपी है, हंसना। देखिए ना अभी तो मैं जवान नजर आती हूँ, हम सब जवान रहने का मसला ये राज पता चल गया है कि हम हर चीज में से हंसी मजाक ये सब और निकाल लेते अपने आप पर हंसना जो है ना वो भी बड़ा मजे का एक काम होता है, तो बिल्कुल। वो भी किया करें। हैं। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सोनी रशीद है और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगी जी। और फिर आप इधर देख के मुझे- डिस्कस करें ताकि लोगों को भी आपकी शक्ल नजर आए जी।
मसला ये है कि ना मैं अपने पोता पोतियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और लेकिन एक ये इशू है कि मेरी बहू मेरे पोता पोतियों को मेरे पास आने नहीं देती हैं, और जब भी मैं उनको बुलाकर कोई चीज़ खाने पीने की देती हूँ तो एक इशू बना देती हैं कि नहीं आपने ये गलत टाइम पे दे दिया, इस वक्त तो मुझे इनको डिनर करवाना था, लंच करवाना था। या अगर मैं उनको अपने पास बिठा लूँ थोड़ी देर के लिए, बातें बातें, बच्चों के साथ खेलना दादियों को अच्छा लगता है, तो वो फिर ये कहती हैं, आवाज़ें देना शुरू हो जाती हैं, आ जाओ आप लोगों के सोने का टाइम हो गया है, रीडिंग का टाइम हो गया है। रीडिंग पे तो मैं इशू नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जाहिर है मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दी है, लेकिन मुझे ये होता है कि ना कुछ देर तो वो मुझे मेरे पोता पोतियों के साथ खेलने दें। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? कुछ ना करें, टाइम सफर टेबल करके बनाएं। बैठ जाए। टाइम टेबल एक होता है कि जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, एक टाइम टेबल फ्रिज पे लगाया हुआ होता था, इतने बजे हमने ये करना है, इतने बजे हमने ये करना है, इतने बजे। वो डिसिप्लिन अगर ज़िंदगी में नहीं रखती तो शायद मैं आज इतने सालों तक मॉर्निंग शो नहीं कर पा रही होती, क्योंकि रोज़ सुबह उठकर पहुंचना देखिए, क्योंकि वो भी तो माँ है ना, जो बहू है आपकी, वो अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और आप ये कर सकती हैं कि उसके साथ एक दिन बैठे और आप कहें कि आप मुझे बताओ कि आपके एक टाइम टेबल के हिसाब से कौन सा वो टाइम हम रखें जिससे मैं अपने पोते पोतियों के साथ टाइम गुजार सकूं। हो सकता है कि उसके पास इतना टाइट स्केड्यूल हो, वो कहे कि चलो हम पार्क, जब बच्चे पार्क में जाते हैं तो अम्मी आप भी उनके साथ पार्क में चली जाया करें, वहाँ आप खेल लिया करें थोड़ी सी उनके साथ। तो ये तो मेरा ख्याल है कि साथ मिल बैठ के ये बातें तय करने की, हाँ, कि लेकिन वरना क्या होता है, बहुएं ऐसी होती हैं जो बदला लेने के लिए भी ये हरकतें बिल्कुल करती हैं। सही कह रही हैं। मैं ये और पता है बाज औकात ये भी होता है कि जो दादा दादी होते हैं ना, यकीनन वो बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। अगर उनकी तबीयत सही करनी है ना तो वो अपने बच्चों को खेलते हुए देखें तो उससे उनकी सेहत बेहतर लेकिन होती उनको थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ख्याल ये भी करना होता है कि हम समटाइम्स कैंडीज बच्चों को दे देते हैं, चीज़ें दे देते हैं उनको खुशी में ना, कि वो बच्चे खुश होंगे। हाँ। उनको नहीं पता होता कि वो बच्चों के लिए हो सकता है वो माँ सोच रही है उसकी दांत खराब है तो उसको मीठी चीज़ें अम्मी अबू ज़्यादा खिला रहे हैं, या मैंने इनको ये चीज़ें खाने से रोका है, इसका गला ख़राब है तो उसको ये ठंडी चीज़ खिला रहे हैं, या उनको खुद से जो है वो कुछ पैसे वैसे दे दिए कोल्ड तो ड्रिंक्स, बच्चों की आदतें इस तरह से ख़राब ना हो। अब देखिए तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं मिल बैठ आपको के। एक बात बताऊं, मुझे थोड़ा सा बहुत होता था, मेरे बच्चों को फ्रिजी ड्रिंक्स और ये सब नहीं मुझे पसंद थी, तो मेरी अम्मी ने किशमिश ला के रख ली थी। अम्मी उनको किशमिश दे दी थी, उनको मीठी चीज़ पसंद थी, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि किशमिश तो फ़ायदेमंद भी है, और वो अगर उनको टॉफ़ी नहीं दे रही हैं तो उनको किशमिश दे रही हैं। मगर बहुत सारी दादियाँ ऐसी होती हैं, या बहुत सारी नानियाँ भी ऐसी होती हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाती हैं बच्चों प्यार को, से और ना कि छोटे बच्चा मांग रहा है। बच्चे हाँ, हाँ। चाय बच्चों को इतनी छोटी एज से हाँ, ये चाय- देखो मैंने इसको पूरी बोतल पी गया, ये देखो चाय पिलाई मैंने वो इसको। एक्चुअली शायद उस वक्त रियलाइजेशन नहीं हो रही होती कि क्योंकि जैसे आपने बोला मुझे भी ये वाले प्रॉब्लम्स, ये मतलब प्रॉब्लम्स तो नहीं वाली, ये वो वाली बात है कि आप रिस्पेक्ट कर लो ना इस चीज़ को। सिर्फ दादियाँ नानियाँ नहीं, ये माओं को भी ज़रूरत है करने की, कि अगर दादी नानी के पास बच्चा बैठा हुआ है, दादियों के पास स्पेशली, कि होता है नानी के पास जाते हैं हाँ बच्चा और ज़्यादा जाए और ज़्यादा जाए, दादियों के साथ ये जो फ़र्क हम कर देते हैं ना, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी बात की थी कि जो आप किसी के लिए नेगेटिव आप चीज़ें बच्चों के सामने बोलते हैं तो वो भी होती हैं, और दूर कर देना, तो ये तो आपकी और आपके बच्चे की बदनसीबी हो जाएगी कि नाना नानी है, दादा दादी है, और आप उनसे दूर कर लो। बच्चों का बुरा वो एक बुरी बात है कि अगर वो टाइम स्पेंड कर रहे बच्चे हैं, बहुत अपार्ट कुछ फ्रॉम दैट, सीखते हाँ हैं। बहुत सीखते हैं, और उनको ज़रूरत है उस लव की, उस ख्याल की, क्योंकि जो नाना नानी या दादा दादी स्पेशली प्यार करते हैं या जो चीज़ें देते हैं वो तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता, बिल्कुल, कि वो एक पार्ट आप बच्चे की लाइफ में होना जरूरी होता है। जिनके घरों में नहीं, आई थिंक बड़ी एक सैड बात है कि उनके घरों में वो बड़े नहीं हैं। और ये भी पर हाँ, ये भी एक उसको ये भी करना बहुत जरूरी है कि उस चीज को थोड़ा फॉलो कर लें कि हाँ ये चीजें नहीं बच्चे को देनी, हम शायद वो आउट ऑफ लव कि नहीं बच्चा मांग रहा है दे दो कोई बात नहीं, मेरे पास तो आ रहा है ना। और निदा साथ साथ वो गलत है, एक मदर्स जो गलती ये करती हैं कि अपने बच्चों के अंदर वो दादा दादी की नफरत डालना शुरू करती हैं, बहुत से लोग इसके पास नहीं जाना, इसके पास नहीं जाना, किसी भी हाथ से ये चीज नहीं खाना, तुम्हें मैंने मना किया है कि तुम्हारी नींद खराब। बच्चों को इन्वॉल्व ना करें, बच्चों का आप जहन बचपन से इतना बुरा कर देते हैं, और बच्चे आप फिर वो अपने बड़े बच्चों होकर का आपकी भी इज्जत नहीं करते, बच्चों का नुकसान कर रहे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। करते। आप मैंने बच्चों को ये भी रोकते देखा हैं कि चाची के पास नहीं जाना है क्योंकि आपकी जेठानी से नहीं बनती। तो आपने exactly। बच्चों को क्यों रोका है भाई? बच्चों को तो उनकी खुशियां एंजॉय करने दें, उनके अपना बचपन
एंजॉय करने दें, बच्चों उन्होंने को आप चीज़ों में एंजॉय इन्वॉल्व ना किया करें। होगा तो बच्चों को भी करने देंगे तो ना। ये वाली चीज़, और वो उसको आप थोड़ी सी, मैं कहती हूँ ये वाली एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि अगर एक बच्चे की माँ है और वो बोल रही है कि इसको इस वक्त ये नहीं देना या वो चीज़ नहीं करनी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसको इस तरीके से ले लें कि वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है या बच्चे के लिए ये चीज़ फायदेमंद नहीं है, तो शायद ये वाले प्रॉब्लम्स ही ना हो। मैं तो बाकी कहती हूँ कि जबरदस्ती खींचना ये तो गलत। आप सिर्फ ये सोचें कि बहू ने जो बात कही है, ये मेरी सगी बेटी अगर कहती तो मैं कैसे रिएक्ट, पर वो है किसके लिए ना, बच्चे के लिए वो बात बच्चे हो की रही है। बेहतरी के लिए अगर बात हो रही है तो वो आपका नवासा हो या आपका पोता हो, वो एक ही बच्चा होता है और आपको उसकी बेहतरी का सोचना है। उसकी माँ को भी ये ख्याल रखना है कि उसकी वेलबींग के लिए उसकी दादा दादी से उसके साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ा अच्छी लगती है एक बात ये कि कुछ बच्चे जो हैं वो सोते हैं अपनी दादी के पास। हाँ। अगर साथ रह रहे हैं सब, और अगर बच्चे को 9 बजे सोना है तो वो दादी के पास आके 9 बजे सो अरे जाएगा। मेरी बड़ी नंद उससे माशाल्लाह, फायदा ये होगा कि पेरेंट्स को आपस में अपने लिए टाइम मिलेगा। बिल्कुल अगर ऐसे। वो दादी तो सो जाएंगी बच्चे के साथ, निता, लिपट के मेरा वो सोएगा माशाल्लाह safe। बेटा माशाल्लाह बड़ा है, इज इंडिपेंडेंट, कनाडा में रहता है, लेकिन वो जब हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में जब आता है तो हम उसके लिए कहते हैं कि बेटा आप आ रहे हो ना, हम इस दफ़ा ये प्लान करेंगे। उसका एक जवाब होता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने सारे रिश्तेदारों से मिलना है पहले। हाँ। मैं एक एक के घर जाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना सब उसको प्यार करते हैं, मेरे ससुराल में भी, मेरे अपने घर में भी, कि वो उसके लिए सबसे बड़ी ट्रीट ये होती है कि मैं सबसे खानदान मिलूं। वालों तो ये बचपन की चीज़ें हैं जो मैंने डेवलप इंडेक्ट की हैं। आप कुछ कहेंगे? सॉरी बात काट। बस मेरी, मैं बता दी, मेरी माशाल्लाह नंद जो सबसे बड़ी है उसके माशाल्लाह पोते, मेरी इवन मेरी मदर इन लॉ के साथ, मेरी जो जिठानी साथ रहती थी, उसके दोनों बच्चे मेरी मदर इन लॉ के साथ सोते थे। बच्चे भी खुश होते थे कि हमने यहीं सोना है, बातें आपस में कर रहे हैं, बहुत सी चीजें बच्चे सीखते हैं बड़ों से। और नहीं ज़रूरी है, मैं बहुत बहुत ज़रूरी ये है। बहुत ज़रूरी है कि बहुत आपके घर ज़रूरी में है। अगर बड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है कि आपके घर में वो अल्लाह ताला की रहमत है कि वो इस तरह की, अगर मैं सही बिल्कुल, वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि आपके बिल्कुल, बड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो दरवाजे ही खुले में इतनी दुआओं के बिल्कुल। साथ। और अगर इन ऐसे चीज़ों ही को है, हम थोड़ा सा गलत तरीके से हैंडल कर लेना, एक दूसरे को गलत समझ लें या बदगुमानियाँ करें, तो उससे घर टूटते हैं। उससे फिर आखिर में वो पेरेंट्स इतने बुरे बन जाते हैं कि अल्लाह ना करे वो ओल्ड होम्स में जो पेरेंट्स होते हैं क्यों होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की क्यों ना वजह से। आप अपनी बहू के साथ मिलकर एक टीम बनाएं। हाँ, कि वो कि बच्चे आप- के लिए क्या अच्छा है हम हाँ, वो करें कि ज़्यादा। बच्चे के लिए क्या अच्छा है, एक टीम बने कि अच्छा जी उर्दू आप पढ़ा दें, मैथ मैं पढ़ा देती हूँ, इंग्लिश मैं पढ़ा देती हूँ। तो इस तरह करके आप अपने पोते पोतियों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकेंगी और एक प्रोडक्टिव चीज़ निकलेगी Exactly. कि टीम है। मतलब एक बच्चे को सिर्फ माँ नहीं पाल रही, दादी भी मतलब उसकी ये दोनों के लिए उसकी जरूरी है तरबियत में शामिल ना, है। बहू के लिए भी और सास के लिए भी, कि वो ये ना बोलें कि जी मेरे पास नहीं आने देती। हो सकता है उसकी कोई प्रोडक्टिव रीजन ही हो उसके पीछे, तो क्यों ना उस रीजन को देखें बनिस्बत इसके क्योंकि कि ये मैंने बोलें, हाँ। बाकायदा अपनी आंखों से देखा है, कुछ बड़ी उम्र के जो होते हैं लाइक दादा या नाना, कभी कभार बच्चे गालियां देते तो खुश होते हैं, "हाँ, देखो उसने गाली दी।" हाँ एग्जैक्टली ये भी मैंने देखा है एक कुछ माँ घरों को भी देखे ना कि वो माँ जरूरी नहीं है कि जी बहू अगर अगर बहू वो ने गलती कर दी, हाँ, या हाँ। सास को समझना चाहिए, दोनों को समझने की जरूरत है कि एक अच्छी चीज के लिए अगर बच्चा वहां जा रहा है उसको रोके नहीं हाँ। ऑब्वियसली, लेकिन ये सास को भी समझने की जरूरत है कि अगर बच्चे का कोई उस वक्त ऐसा टाइम है कि इसको कुछ चीज नहीं खानी है, या जैसे अक्सर मैं ये बातें हाँ अब समझ में आती हैं कि जी अगर मीठा ज्यादा बच्चा रात में खा ले तो वो हाइपर हो जाता हाइपर हो जाता है, सोएगा और ये एक्चुअली ऐसा है हमारे तो नहीं और ये प्यार में देखिए दे छोटी दिया छोटी ना। चीज़ें, जैसे मैं ब्रेक में जो एक बात शेयर कर रही थी इनसे कि मैं, मेरी जो जिठानी है, 2 बड़ी जिठानियां हैं, उनकी और मेरी एज में इस तरह से कि वो मेरी मदर की एज की हैं, तो वो मुझे हमेशा बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं। लेकिन जब मैं उनके घर में जाती हूँ ना तो मेरे लिए हज़ारों चीज़ें, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, लेकिन उसमें से 99 चीज़ें जो है मुझे लगती हैं वो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, वो मीठी समोसा, चीज़ें, जलेबी। समोसे, पकोड़े, ठीक है। इधर ट्रांसफर कर तो वो तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ भाभी मैं नहीं खाऊंगी ये। तो अच्छा एक दो दफ़ा उनको थोड़ा सा फील हुआ होगा, गज़ल हमारे घर आती कुछ खाती नहीं है और मुझे कहती भी हैं वो कि गज़ल तुम हमारे घर में आके कुछ नहीं खाती हो, लेकिन अब वो रियलाइज़ कर गई हैं कि मैं हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। तो अब वो मुझे ऑप्शन देती हैं, अच्छा ये फ्रूट काट के तो ये खाओगी, मैं हाँ खाऊंगी, अच्छा दाल चावल खाओगी, हाँ खाऊंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने पहले अपने दिमाग को ख़राब कर दिया कि ये जिठानी है इसीलिए मुझे मीठा खिला रही कि मैं मोटी हूँ, तो जाहिर आपको वो बातें वैसे ही फील होंगी। अगर मैं ये सोचूंगी कि वो मुझे वेलकम करती है, मुझे प्यार करती है, अगर मैं उसकी बेटी होती तो वो भी मुझे वही चीज़ें खिलाती, तो मुझे कभी भी बुरी नहीं लगेंगी। मुझे लगता है इंसान को खुद अपनी थेरेपी करने की ज़रूरत है। वो जितना पॉजिटिव सोचेगा उसे आसपास के लोग नेगेटिव लगेंगे ही नहीं। सो बेसिकली इस शो का लबे-लबाब यही था कंक्लूजन कि अगर आप पॉजिटिव होंगे ना, आपको दुनिया, आपकी इर्द गिर्द के लोग आपको अच्छे लगेंगे, और अगर आप नेगेटिव होंगे
फिर आपको थेरेपी की ज़रूरत है क्योंकि कभी भी आपके इर्द गिर्द के लोग सुधर ही नहीं सकते। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप तीनों का अपने मशवरे लोगों तक थैंक यू सो मच निदा, जो मुझे आपने बताया कि ये टॉपिक है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस टॉपिक पे बहुत बोलना चाहिए। हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक ओपन अप होती है ना, एक डिस्कशन होती है, तो देखने वाले जो है बहुत सारी उनके घरों में चीजें किसी ना किसी को तो समझ आई जाए। बिल्कुल। हाँ, ये कुछ ना कुछ तो हमने अच्छा काम कर ही दिया। अपने एक्सपीरियंसेस की बात है कि ऑब्वियसली हर किसी, वही जो आप बोल रहे हैं कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है। जितना एक्सपीरियंस मेरा नहीं होगा आप लोगों का होगा। अरे लास्ट हमने प्रोग्राम किया था, वो जो दामाद साहब आए थे, हाँ। उनकी बीवी कोरोना था, उन्हें पार्टी से जाना सी। ये बातें हम ब्रेक में करते हैं। लेकिन अगर अच्छा लगा हो आपको हमारी बातें, आप एग्री करते हैं बातों से, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा ताकि हमारी इंकरेजमेंट हो, या हम कहीं गलत हैं तो भी हमें करेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से ये सब बता रही हूँ कि ARYB ग्लोबल आपके लिए लेकर आ रहा है हेल्थ केयर एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय बदर एक्सपो सॉल्यूशंस 21st, 22nd, 23rd मई 22nd, 23rd में एक्सपो सेंटर कराची में। और ये जो एक्सपो होगा इसमें आप वो लोग जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और बिल्कुल रफ टफ रहते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि सेहत ही सब कुछ है, जान है तो जहान है। सो इसीलिए ARYB ग्लोबल ने ये इक़दाम उठाया है, ये स्टेप लिया है कि वो आपको अवेयर करे आपकी सेहत के हवाले से। हेल्थ केयर एक्सपो में आपको मिलेगी हेल्थ अवेयरनेस, जो इस हिसाब से रिलेटेड सेमिनार्स होंगे उनको अटेंड करने का मौका मिलेगा आपको फिटनेस सेशंस जो हैं जो होंगे उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल हेल्थ कंसल्टेंट्स मौजूद होंगे वहाँ। इजी शिफा से फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग आप करवा सकेंगे। एडवांस लैब से 50% डिस्काउंटेड जो प्राइस में लैब टेस्ट हैं वो आप करवा सकेंगे। और बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इस हवाले से जो हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट्स, जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वो आपको अवेयरनेस देंगे इस हेल्थ एक्सपो के बारे में। हमारे पास मौजूद है जी ऑनररी कमांडर पाकिस्तान नेवी के प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे थैंक यू हैं फॉर हैविंग, अमेजिंग, थैंक यू, ठीक आई लव ठाक योर है? शो। थैंक यू सो मच, आई लव योर लैब क्योंकि हम उधर ही जाते हैं हमेशा अपने टेस्ट वगैरह के लिए। एट योर सर्विस। थैंक यू जी। फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बास शेख साहब, जो कि एडवाइज़र हैं स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के हेल्थ केयर डिवीज़न बदर एक्सपो सॉल्यूशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया ना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। And we have met before. यस Yes. आपको कैसे भूल सकती, इतनी प्यारी सी शक्ल याद रहती है। ओके जी। और हमारे साथ है सना मर्चेंट, जो हेड ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट है। वेलकम टू द शो। Thank you, Linda. अब आप चारों से मैं ये जो होने वाला है 21st, 22nd और 23rd को एक्सपो सेंटर में हेल्थ केयर एक्सपो, इसके बारे में कुछ सवालात करना चाहती हूँ। आप सबसे प्लीज़ आप ज़रा ऑडियंस को बताइए कि बेसिकली जब वो यहाँ आएंगे तो एक्सपो सेंटर में क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी और वो यहाँ क्यों आए अपनी फैमिलीज़ के साथ। मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर ईसा लैब भी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम तो फ्री सर्विसेज दे रहे होंगे, नॉट ओनली फॉर लैब्स बल्कि डेंटल ट्रीटमेंट्स, अच्छा। फिजियोथेरेपी, रिहैब सेंटर के हिसाब से भी जो लोगों को पेन्स होते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं वो बगैर दवाइयों के कैसे ठीक हो सकती है। डेंटिस्ट्री, दांत की चैलेंजेस, उसके बाद जो है फिटनेस के बारे में भी बता रहे होंगे, और अच्छा। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बोन स्कैन्स और ये सब चीज़ें वहाँ पे कुछ की इसका जाएंगी। टाइम टेबल डिसाइडेड होगा, full लाइक day किस होगा। टाइम पर क्या चीज़ हो रही है। ये फुल टाइम चल अच्छा, रहा होगा। लेकिन ये हेल्थ एक्सपो जो है ये बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। इसके अंदर से जो सेमिनार्स हैं वो सिर्फ उसमें पूरे पाकिस्तान से स्पीकर्स आ रहे हैं। अच्छा। और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, साइमल्टेनियसली डिजिटल प्रेजेंस भी है, सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया गया है। इसके अंदर सेक्शंस के अलावा जो है बहुत बड़ा एक्सपो भी लगा हुआ है, जिसके अंदर लोकल कंपनीज़, इंटरनेशनल कंपनीज़
वो भी आ रही हैं और सारे जो पाकिस्तान के जितने कल्चर्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ सॉर्ट ऑफ नॉट ओनली जस्ट फॉर हेल्थ, इट्स फॉर वेल बीइंग, द एक्सपीरियंस ऑफ वेल बीइंग है। इसके अलावा जो है मैं इसको जो मेरी इसके अंदर जो मुनफरद बात है कि जो ऐसे SIFC स्टार्ट किया है जनरल आसिम मुजनीर का जो इनिशिएटिव है, इसके अंदर पहली दफ़ा मिलिट्री भी अपने स्टॉल्स लगा रही है। पाकिस्तान PNS शिफा जो प्रीमियर एक नेवल हॉस्पिटल है उसका भी स्टॉल्स हैं। तो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट भी सिंध गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है और जो सारे यानी स्टेक होल्डर्स पहली दफ़ा दे आर गेटिंग टुगेदर। और इसका मकसद क्या है कि क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो सके। इसी तरह से सामान्य शिफा फाउंडेशन है जो ये चाहती है कि सारी चीज़ें मेडिकल डिवाइसेस हम इवन थर्मामीटर बाहर से बनाते हैं, जी मंगवाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों की जो सारे जो स्टेक होल्डर्स जो बनाने में इन्वॉल्व हैं, जैसे क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट्स के हिसाब से हम डॉक्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग करने के लोग हैं, प्लास्टिक के लोग हैं, वो भी सब जमा हो रहे हैं। और ये एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो तो ऐसी टीम बिल्डअप हो जाए कि हम जितने मेडिकल डिवाइसेस $1 बिलियन से ज़्यादा के जो मंगवाते हैं वो सारे पाकिस्तान में बने और 1/10 कॉस्ट पे हों। तो अफोर्डेबल, तो लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मेडिकल इंडस्ट्री। और एक चीज़ जो सबसे क्रिटिकल है ना, जो लोगों को अटेंड करनी चाहिए कि देखें, जब एहसास नहीं होता ना, पता नहीं होता, तो आप इग्नोर कर देते हैं। आज भी जैसे वर्ल्ड ब्लड प्रेशर डे बनाया जा रहा है, इट्स अ साइलेंट किलर, और लोगों को पता ही नहीं चलता और किडनी वगैरह डैमेज, स्ट्रोक हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसके भी टेस्ट हो रहे होंगे। हेल्थ तो जब पता चलता है तो बंदा ख्याल करता है फिर और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है। कहते हैं ना कि कभी कभार दर्द आपका नेमत होता है, क्योंकि वो एक वो सायरन होता है कि कुछ गड़बड़ है अंदर। तो वो वही वाली बात है और हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्लीज़ इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि आवाम के लिए ये किस तरह फ़ायदेमंद रहेगा। डॉक्टर आबिद, आपसे मैं पूछना जी, पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया यहाँ में मदू करने का। और ये जो इनिशिएटिव है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि वो हेल्थ केयर को टोटल डील कर रही है। कि आमतौर पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, मगर यहाँ पर हेल्थ केयर के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हैं इसके अंदर। और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आपको पता ही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट इदारा है, और हमारा जो सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है वो है आइडियाज़, जिसके अंदर हम जो है पाकिस्तान की पूरी आर्म फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा पाईमैक जो कि नेवी का एक क्या नाम है उसका इवेंट है, जो कि पिछले साल से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह 2025 के अंदर उसका सेकंड शो आएगा। तो ये लोग हेल्थ केयर के अंदर नहीं थे, तो हेल्थ केयर के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो हमने कहा कि हम न सिर्फ इसके अंदर आते हैं बल्कि एक तरीके से एक प्लान के तहत आएंगे कि हम जो है वो वेलनेस, जैसा कि फरहान ईसा साहब ने कहा कि आप लोग आमतौर पर लोग डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब वेलनेस नहीं होती, बीमारी होती है। तो अगर वेलनेस के दौरान वेलनेस का ख्याल रखा जाए तो सेहत बेहतर होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। तो हेल्थ केयर एक्सपो 2024 और उसके साथ ही कॉन्फ्रेंस जो है बुनियादी तौर पर इसी चीज़ को एड्रेस कर रही है। और ये इसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस है ख़ास तौर पर, उसमें जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो टॉपिक्स वो हैं जो कि हर घर के मसाइल हैं। तो इसके अंदर जो पैनलिस्ट्स होंगे वो हैं जो कि एक्सपर्ट हैं उस टॉपिक के अंदर, मगर जो वो लोग डिलीवर करेंगे वो न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए भी बहुत अहम होगा कि उनकी अकल शऊर खुलेगा। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो है ना वो अवेयरनेस है, हमें पता ही नहीं है, आगाही की कमी है ना, कि जब सर पे पड़ जाती है तो होश आता है। तो होश अगर पहले आ जाए तो बेहतर नहीं है। बिल्कुल, क्या ख्याल है? आप लोगों का स्लोगन है सेहतमंद पाकिस्तान। जी, सेहतमंद। तो अभी आप कराची में शुरू करें, आगे आप लोगों का इरादा है कि लाइक दूसरे और शहरों को भी मौका मिलेगा इसमें, इससे फ़ायदा उठाने का, इस तरह के एक्सपो से? जी बिल्कुल, हमारा इरादा तो ग्लोबल जाने का है। कराची के अंदर तो हो रहा है, मगर ये कि ऑनलाइन प्रेजेंस इसके अंदर कराची से बाहर के लोगों की भी है। बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से ट्रेवल कर भी आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो आगे प्लान है तो इसके अंदर हम मज़ीद जो एक्सपर्ट्स हैं और डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज से उन एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और हर मौजू को एड्रेस करेंगे।
तो आई थिंक बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब और हेल्थ केयर एक्सपो 2024 जो है एक डिफरेंस क्रिएट करेगा मार्केट में। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर अमरीन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी एज एस्थेटिक फिजिशियन आपका क्या रोल होगा इस एक्सपो On में? these are the 3 days, 21st, 22nd, 23rd. On the 22nd, I'm taking my new machine. मैंने अभी 2 दिन पहले लॉन्च करी है अपने क्लिनिक में. It's a face analyzing machine. निदा आप प्लीज़ आइएगा. You would have never seen such machine. उसमें आपका एक एक पोर, एक एक सीबम कलेक्शन, ब्लैक हेड, वाइट, कितना स्किन को चाहिए. अगर सपोज एक मेरे पास पेशेंट 2 दिन से ये लॉन्च हुआ है, मैं इतने सारे पेशेंट इसमें देख चुकी हूँ कि अगर किसी का चेहरा बता रहा है कि शी इज़ 42 एंड एक्चुअली शी इज़ 50, तो शी गेट्स सो हैप्पी सीइंग दैट. और ऐसे काफ़ी लड़कियां जो 20 साल के बाद बता रहे हैं मशीन की शी हर स्किन लुक्स लाइक 26, वो एनालाइज कर रहा है. एक्चुअली हमें उससे पता, हम ज़्यादा जानेंगे कि पेशेंट के साथ अब और कितना जाना है. अगर कोई फेलर बोटॉक्स भी डालना है तो हमें देखना होगा कि कहाँ कमी है, कहाँ फ्लॉ है. इट्स एन अमेजिंग मशीन. तो बस ये है कि हमने 22nd को मेरा शेयर ये होगा कि फ्रॉम माई क्लिनिक कैवियर आई एम गोना ब्रिंग अप दिस मशीन एंड फ्री एनालाइजेशन होगी. कुछ हम फ्री सैम्पल्स लोगों को देंगे उनके हेल्प करने के लिए, लाइक स्किन केयर, सन ब्लॉक, फेस वॉश एंड स्किन टोन्स वगैरह, एनीथिंग जो भी उनको चाहिए होगा. ओके सना, आप बताइए कि जो लाइक जाहिर है इतनी बीमारियां फैल रही हैं, अगर खांसी होती है एक शख्स को तो पता चलता है पूरा शहर ही उसके अंदर जो है उस वबा में मतलब शामिल हो चुका है और सबको ही खांसी हो रही है, सबको ही फ्लू हो रहा है. तो ये जितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं और ये सब अवेयरनेस, क्या ये आप वहाँ देने के लिए होंगी, मतलब इस हवाले से? हमारी टीम मौजूद होगी, क्योंकि जहाँ पे भी हम बात करते हैं हेल्थ प्रिवेंशन पे, वहाँ पे बहुत सारे मल्टी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं, पैरामेडिकल की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एक कलेक्टिव टीम मिलके ही आप प्रिवेंशन पे बात कर सकते हैं, आप हेल्थ को फैसिलिटेट कर सकते हैं. यू नो, हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है. वहाँ पे स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद होगी ताकि लोग आके अपना असेसमेंट करवा सकें, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, जैसे अभी आपने कहा कि कभी कभी हमें एक पेन भी होता है तो कुछ ना कुछ बता के जाते हैं इंडिकेट कि भाई ये इंडिकेशन होती है. अच्छा देखिए, ये तो फिजिकल पेन की बात हो गई, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कमी है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता. तो क्या इस एक्सपो में, हेल्थ केयर एक्सपो में, क्या मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात हो? जी बिल्कुल. ये तो एक देखिए, अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन लेना तो इट्स अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग. जितनी जिस्मानी सेहत अहम है उतनी ही जहनी सेहत भी अहम है. तो इसके लिए वी हैव अ होल सेशन ऑन डिसेबिलिटीज़ और वेलनेस. उसके अंदर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें सवेरा फाउंडेशन की डॉक्टर यास्मीन है. शी विल बी टॉकिंग अबाउट कि मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी अहम है. इसके अलावा जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं पैनल के ऊपर, वो भी जो है ना, असल में बहुत सारी चीज़ें हेल्थ केयर के अंदर ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है. तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो भी मेंटल हेल्थ को देख रहे होते हैं. तो हम इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए हेल्थ केयर एक्सपो के अंदर इस टॉपिक को ख़ास तौर पर एड्रेस किया जाएगा. और स्पेशलिस्ट स्पीकर्स जो हैं, KOL जो है ना, की ओपिनियन लीडर्स, वो इसके अंदर शामिल हैं. जिसमें सबसे अच्छी चीज़ है ना निदा, वो ये है कि वैसे जब हेल्थ एक्सपो होता है तो उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं. इसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और जितने भी लोग अलाइड सर्विसेज से मौजूद हैं वो सारे लोग मौजूद हैं. हमारे पास से भी साइकोलॉजिस्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर. और आपको पता है कि आजकल जितनी बॉडी एलिमेंट्स हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, जैसे कोविड से ज़्यादा. और इट इज़ बिकॉज ऑफ मोस्टली स्ट्रेसेस. वी आर एवरीबडी स्ट्रेस्ड, वी आर सो मच स्ट्रेस. यकीन माने कि मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो पता चलता है कि 90% पीपल आर वेरी स्ट्रेस्ड एंड 10% आर स्ट्रेस्ड. तो देयर इज नोबडी हु डजंट हैव अ स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस इज ग्रेजुअली टेकिंग टोल. अच्छा, उसमें कुछ हमारी ना लाइफ की जो ऐसी हमारी एक हैबिटेट हो गई है कि यू नो, हमें बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी से. हमें बच्चों को भी बेस्ट बनाना है, हमें ख़ुद भी बेस्ट जाना है, कपड़ा भी खरीद रहे हैं तो वो बेस्ट होना है, खाना खाने जा रहे हैं तो वो भी बेस्ट टेस्ट होना चाहिए. सो वी आर एक रट में लग गए हैं, एंड वी आर नॉट अनेबल टू स्लो डाउन एंड यू नो जस्ट टू बी कंटेंट. दिस इज ओवरऑल हैपनिंग. तो यहाँ पे जो वी ऑल नीड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. तो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में टैबूज भी तोड़े जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आंखें ख़राब होती हैं तो हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. बट स्ट्रेस है, डिप्रेशन में हमारी 90-80% पीपल आर माइल्डली और डिप्रेस, और कुछ तो
मतलब कहते हैं क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। तो ये सब चीज़ों के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुड नॉट बी टैबूज। तो इस कॉन्फ्रेंस में पॉजिटिविटी है एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसके अंदर वो जो टैबूज लोगों के पुराने माइंड सेट के बने हुए हैं वो भी बुत तोड़े जाएंगे। तो लोगों को अंदर अवेयरनेस होगी कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक सेशन है, उसके अंदर आई वाज अमेज्ड टू लिसन कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, एक होते हैं इंट्रोवर्ट्स। अब एक्सट्रोवर्ट्स का एटीट्यूड लाइफ को डिफरेंट होता है, वो मिलना चाहते हैं, वो मिल के लोगों से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। इंट्रोवर्ट्स घर में रेस्ट करके सॉलिट्यूड में बैटरी चार्ज करते हैं। व्हेन दे गेट मैरिड तो यू नो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है कि पुश ना किया जाए, वरना वो भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो जो अगर जो पॉजिटिव जो इस तरह के लोग हैं जो आउटवर्ड जाते हैं, वो कहेंगे मैं तो खाने पे लेके जा रहा हूँ, मैं तो घुमाने लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और ये फिर भी इसको मज़ा नहीं आ रहा। सो यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड कुछ स्ट्रेसेस हमारे इनबॉर्न है, कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग ईच अदर है, उससे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ समथिंग टू ऑफर कि वो जो कहते हैं ना गुड हेल्थ फॉर पाकिस्तान, कि वो लोगों की रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी तो घर भी सुकून से होगा, फिर बाकी चीज़ें भी चलती रहती हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती थी कि डिजिटल सरगर्मियाँ और सेहत का क्या कनेक्शन होता है? तो लाइक डिजिटली अगर हम देखें तो आजकल बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। भाई देखें, अब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। अब तो आपके पास नॉलेज भी होती है, और जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं, अगर थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं तो यू कैन आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस, बट डोंट गेट ट्रीटेड फ्रॉम डिजिटली और सेल्फ, यू नो, डॉक्टर को ट्रीट करने दें कि अच्छा जी ये मुझे ये हो रहा है तो मैं कौन सी दवाई लूं, ये तो हम गूगल से पूछ लेते हैं, डॉक्टर को क्यों जाके फीस दें, ये हम करने लगे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो डॉक्टर कम्युनिटी भी आपस में इंटरेक्ट कर रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हमारी रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स होती हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की होती हैं, वो अब इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं डिजिटली कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी स्क्रीनिंग्स कर रही है। तो इसके अंदर नॉलेज फॉर नॉट ओनली फॉर आवाम है, बट डॉक्टर्स भी तो आवाम है ना, वो भी तो इसी का हिस्सा है, नर्सेज भी तो आवाम है। सो इट्स को कलेक्टिवली है। अच्छा, फिर जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसको जो पेशेंट कम्युनिटी कह लें या अल्लाह ताला उनको बचा के रखे, उससे कॉन्सेप्ट्स को मिलने में उनके चैलेंजेस और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी एड्रेस होती हैं। तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस से नतीजा ये निकालने का है, जो मुझे समझ में आया है, जो मैं जिसमें हम लोग ईसा लैब वाले बहुत एक्साइटेड हैं, वो ये है क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड पाकिस्तानी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स टू गो ग्लोबली। और इसके लिए ARY बी ग्लोबल जो है ना, दैट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मी। यकीन माने आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और इतना एक्साइटेड हैं कि ARY ने ये जो इनिशिएटिव लिया है टू प्रमोट बिजनेसेस, प्रमोट पीपल, प्रमोट पाकिस्तान एंड टू मेक इट गो ग्लोबली। आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। और इसको ये प्रोग्राम, ये जो आपकी जो एफर्ट्स हैं ARY के और आप लोगों के, ये पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्टेप है, जो दूसरे लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर अमरीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग एक्चुअली नॉर्मली डरते हैं कोई भी प्रोसीजर्स, एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाते हुए, सो उनको क्या अवेयरनेस मिलेगी यहाँ एक्सपो में आके? ये हमें बताना होगा कि जिसको जो ज़रूरत है सिर्फ वो कराए। यूजुअली लोग कह रहे होते हैं कि अब मैं 30 की हो गई हूँ, अब चलो फिलर्स के लिए चलती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें देखना होता है कि किसको किस एज में ज़रूरत है, 25 किसको कितनी ज़रूरत है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि आप पूरा ही डाल देते हो बॉयल उसमें, तो उसको ज़रूरत नहीं होती। कभी सिर्फ 10 यूनिट से भी आप बहुत इन्हांसमेंट कर सकते हो। इट्स जस्ट टू इम्प्रूव एंड इन्हांस योर ब्यूटी, दैट्स इट। हाँ, इतना मैं मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और एक दफ़ा फिर से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि 21, 22 एंड 23 मई को कराची एक्सपो सेंटर में ये हेल्थ एक्सपो होने जा रहा है, हेल्थ केयर एक्सपो होने जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेगा बेसिकली एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाने के लिए, जैसे कि इन सब ने हेडलाइंस बताई हैं। अब बेसिकली वो क्या होगा, किस तरह होगा, वो तो जब आप वहाँ जाएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, सो आप वो लर्न कर सकेंगे और सीख सकेंगे। सो 3 दिन है आपके पास, किसी भी दिन आप जाकर अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं और हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक के बारे में अवेयरनेस आपको मिल पाएगी। सो 21, 22 एंड 23 मार्क योर कैलेंडर्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा और कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।
जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ